बाजार में आई है निचले स्तर से शानदार रिकवरी और दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास कारोबार करते हुए बाजार हरे निशान में लौटते हुए जैसे कि उम्मीद थी वैसी की वैसी रिकवरी आपको दिख रही है इस वक्त स्क्रीन पर। अब आखिरी 1.5 घंटा रहेगी मजबूती, रिकवरी और बढ़ेगी या फिर आएगी मुनाफा वसूली? लेंगे जवाब फाइनल ट्रेड में। आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, हमारी जो हैशटैग है बंद करो बाजार, इस पर तो दिग्गजों का सपोर्ट आ रहा है, पर बुल्स आज नहीं चाहेंगे कि आप बाजार बंद करें, आज नहीं चाहेंगे कम से कम। और वैसे भी अगर बंद करनी भी है तो प्रॉपर नोटिस के साथ। मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि अचानक से आप बोले कल से बाजार बंद। वो मौका दिया जाए लोगों को 1 या 2 दिन का नोटिस देकर कि भाई अगर करना भी हो तो। हालांकि अगर बाजार रिकवर हो जाएंगे तो सब लोगों को ये लगेगा। लेकिन हाँ देखिए, आज हम सुबह से ये कह रहे थे कि न तो फंसना है न बेचना है। ओवरसोल्ड मार्केट है, निचले स्तरों पर बेचना नहीं है, लेने का ध्यान रखना है या फिर रिकवरी पर फोकस करना है। तो वो रिकवरी अब आपको आती हुई दिख रही है। इस रिकवरी को आप एंजॉय कीजिए, लेकिन रिकवरी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि बाजार वन साइडेड चलेंगे, वोलेटाइल रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये है इस वक्त बाजार की 5 बड़ी बातें जो आपको बता दें। 7,832 का लो बनाने के बाद बाजार ने रिकवरी की दी है और दीप आज तीसरा टारगेट 7,800 का दिया था। लगभग उन्हीं लेवल के आसपास से बाजार रिकवर होते हुए दिखे और 8,500 के आसपास 8,550 वो अहम लेवल है जो रुकावट का एग्जैक्टली उसके पास पहुंचने की हम कोशिश कर रहे हैं। बेहद इंटरेस्टिंग। सुबह सपोर्ट के पास पहुंचे थे, शाम को रेजिस्टेंस के पास पहुंचते हुए दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी 20,000 के नीचे फ्री फॉल है 18,000 तक, 18,675 तक तो पहुंचा है, लेकिन अब वापस 21,000 की तरफ, 21,350 ये बैंक निफ्टी पर आपको फोकस करना है। ऊपर की तरफ का लेवल, ये कुछ एक्शन है। सेंसेक्स में 2300 अंकों का उछाल, और ये उछाल इस वजह से आया है, हम अकेले नहीं उछल रहे हैं, पूरी दुनिया में उछाल आ रहा है। डाउ फ्यूचर्स देखिए जो 800 पॉइंट नीचे था, अब हरे निशान में आता हुआ दिख रहा है और नैस्डैक फ्यूचर सेंचुरी मारते हुए इस वक्त ऊपर। यूरोप के बाजार भी अगर बात करें सर, तो वहां पर भी पॉजिटिव ट्रेड ही चल रहा है। जो यूके के मार्केट्स हैं लगभग 0.5% ऊपर हैं। वहीं आप फ्रांस के मार्केट्स पर नजर डालिए, 4% की तेजी दिख रही है वहां पर, और जर्मनी भी लगभग 2% ऊपर है इस समय। तो यूरोप के बाजारों में सुधार, डाउ फ्यूचर्स में सुधार और भारतीय बाजारों में भी अच्छा एक्शन इस समय बनते हुए दिख रहा है। काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं, काफ़ी सारे स्टॉक्स एंड न्यूज़ हैं जो हमारे फोकस में रहेंगे। साथ ही हमारे पैनल ऑफ गेस्ट भी हमारे साथ हैं। दिल्ली से राकेश बंसल और कुणाल सरावगी हैं, सुमित बागड़िया साहब हैं, श्रीकांत चौहान हैं और आशीष महेश्वरी जी भी हैं। इससे पहले कि हम अपने गेस्ट से मार्केट्स के बारे में पूछें, एक बार मानसी से बात कर लेते हैं। ऐसे कौन से अहम ट्रिगर्स हैं जिन पर बाजार की नज़र है आज, कल और परसों? बताइए मानसी। सबसे बड़ा ट्रिगर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 8 बजे जो राष्ट्र को संबोधन करने वाले हैं, इसी संबोधन पर होगा, क्योंकि करंट स्थिति को देखते हुए यहाँ पर क्या कोई ऐलान या रियायत होती है कि नहीं, ये देखना काफ़ी ज़रूरी होगा। इसके अलावा मार्केट्स की अगर बात करें, शोभा लिमिटेड कंपनी की एक बोर्ड बैठक आज होने जा रही है, जहाँ पर कंपनी पूंजी जुटाने को लेकर सोच विचार करेगी। साथ ही बैंक ऑफ जापान की एक बैठक होने जा रही है जिस पर हमारी नज़र होगी। कल की अगर बात करें, 20 मार्च के दिन एस्कॉर्ट्स एक बोर्ड बैठक करेगा पूंजी जुटाने को लेकर। इसके अलावा ग्रैन्यूल्स इंडिया बायबैक की इनकी रिकॉर्ड डेट तय की गई है। 250 करोड़ के बायबैक को शेयर धारकों से मंजूरी मिलती हुई दिखी है। 200 के दाम पर यह बायबैक होने जा रहा है। अंतरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट से 3 कंपनियों की, टीसीएस 12 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। केईआ इंडस्ट्रीज ने भी अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की और साथ ही पीएनसी इंफ्रा, इन तीनों के इंटरिम डिविडेंड्स की रिकॉर्ड डेट कल होगी। इसके अलावा राणा कपूर की कस्टडी कल खत्म होने जा रही है। आपको बता दें 4 दिन के लिए इनकी कस्टडी को बढ़ाया गया था। हो सकता है कि आगे भी फर्दर एक्सटेंशन होते हुए दिख सके, तो इस पर एक फोकस रखना होगा। और शनिवार के दिन यानी कि 21 मार्च के दिन बोर्ड मीट्स हैं बायबैक को लेकर। डालमिया भारत, रामकृष्ण फोर्जिंग्स और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, इन तीनों कंपनियों के बोर्ड मीट्स पर हमारी नजर होगी। ओके, बिल्कुल। ये जो सर बड़ी खबरें आ रही हैं 3-4 चीज़ों को लेकर, उसको आप कैसे रीड करेंगे जी? एक तो जो सेबी की तरफ से राहत आई है, उसके बाद जो अब और बाकी स्टॉक्स पर एक्शन आ रहा है, कैसे ध्यान दें इस पर? देखिए, ये एक ओवरसोल्ड मार्केट की रिकवरी और जो होनी इम्पोर्टेंट है और सही भी है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये ओवरसोल्ड मार्केट जो रिकवर कर रहे हैं, आज सुबह हम बात कर रहे थे कि पुट कॉल रेशियो आपको बता रहा है 8,000 के लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 7,800 आपको अच्छा बेस नजर आता है, वहां से रिकवर हो रहा है। तब तो आपको ये लग भी नहीं रहा था कि कोई कह भी नहीं सकता था कि रिकवरी आएगी, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स आपको लोअर सर्किट पर के आसपास नजर आ रहे थे। लेकिन आपको यही पढ़ना होता है कि डेटा आपको क्या कर रहे हैं। और टचवुड, मैं फिर कहूँगा दीप की
सुबह का अंदाजा सही निकला। बिल्कुल, और हमने यही कहा था कि रिकवरी या तो आज ही हो या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा कल। तो आज ही आप देखिए, और 7 से 10% की रिकवरी की हमने बात की, विश्लेषण से 7 से 10% रिकवरी होनी चाहिए। तो आप देख लीजिए 7,832 का जो लो बनाया है, वहां से आप 800 पॉइंट की रिकवरी होगी तो 10% की रिकवरी हो जाएगी। उसमें से आपको 500, 150, 600, 650%, यानी 7% आपको मिल तो आएगा सर। एग्जैक्टली 7% आ गए, और 7% वही गिने 8,500, 8,550 तक बनता है, ये मिनिमम 7% है। अब अगर 8,550 के पार टिके तो 8,900 तक की रिकवरी होगी, वो 10-1% के आसपास की बनेगी। तो आपने निफ्टी में भी कहा था कि 8,900, 9,000 तक ऊपरी लेवल पर आपने एक लिमिट भी दी थी, जहां तक 8,900 से 9,200 ये सेल जोन है, अभी भी है। मैं उस बात पे कायम हूँ जी, मैं उस बात पे कायम हूँ। आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा अगर, तो वहां बेचना है, 100%। ठीक है, अभी तक तो ये, अगर फिर कोई खबर आ गई तो अलग बात है, बट अभी तक तो इसीलिए मैंने 7% का जो आपको आइडिया दिया कि 7 से 10% की जो रिकवरी आपको दिखी, 7% की खत्म होती है यहाँ 8,550 के आसपास जी, 10% की खत्म होगी 8,900 के आसपास। ओके तो रिकवरी आ रही है और ऊपरी स्तरों पर फिर से शायद बिकवाली भी आ जाए, पर हाँ अभी रिकवरी का दौर चालू है, जैसे हमने आपको सुबह भी बताया था, और आप देख भी रहे हैं कि बाजार में अच्छी रिकवरी चल रही है। अब 8,500 के ऊपर आ गया है निफ्टी, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। इस बीच मार्केट पर आपकी क्या सलाह रहनी चाहिए, एक्शन कहां बन रहा है? हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय, राकेश जी, कुणाल जी, साथ ही सुमित बगाड़िया, श्रीकांत चौहान और आशीष महेश्वरी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओके सुमित जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपने जो सुबह सैटेलाइट दे वो भी हिट रहे, अब बाजार में और भी अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है, एक और सैटेलाइट भी आपके लिए, आपकी तरफ से आने के लिए तैयार है, पर इस समय किन सेक्टर्स या किन स्टॉक्स में ज्यादा एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है? गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए मार्केट्स के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, 70 के ऊपर विक्स है। इस वॉलेटिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए सेक्टर्स को सिलेक्ट करें जो हमको लगता है कि यहां से आने वाले, जब भी मार्केट रिकवर होगा और एक अच्छी तेजी की शुरुआत होगी तो सीमेंट सेक्टर बहुत बढ़िया मजबूती दिखाएगा। सीमेंट सेक्टर के अंदर दिग्गज स्टॉक गिरावट में मिल रहे हैं, लोअर लेवल्स पे मिल रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट हुआ, अंबुजा सीमेंट हुआ, इन स्टॉक्स में आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करें। एक साथ से पूरा का पूरा 100% नहीं भी करना है तो बिट्स एंड पीसेस में इंस्टॉलमेंट में करें, बट आप लोग खरीदारी करें। सीमेंट सेक्टर मजबूत है। बैंकिंग सेक्टर बहुत मजबूती दिखाएगा आने वाले समय में। ये जो गिरावट देखने को मिल रही है बड़े बड़े दिग्गज स्टॉक में, कोटक बैंक हुआ, एचडीएफसी बैंक हुआ, आईसीआईसीआई बैंक हुआ, इन स्टॉक्स में चूकना नहीं चाहिए। थोड़ा क्वांटिटी करके बिल्कुल लेना चाहिए। और इस वॉलेटिलिटी में अगर आप लोग ने नहीं लिया और इस डिप में नहीं लिया तो फिर कब लेंगे? हर बार तेजी में लेना समझदारी नहीं है। बहुत बार मार्केट जब लोअर लेवल्स पे मिलता है, एकदम बॉटम नहीं बोल सकता मैं, एकदम लोअर लेवल्स पे जब मिलता है तब बिल्कुल लेना चाहिए। हो सकता है लेने के बाद और नीचे आपको देखने को मिले 8%, 10%, बट घबराए नहीं, क्वालिटी स्टॉक है। जो 15 दिन पहले हम स्टॉक यहां से 30%, 40% या 50% ऊपर के भाव में लेते थे, वो आज लेने में क्या दिक्कत है? सीमेंट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, मेटल सेक्टर, इन तीनों सेक्टर पे आप लोग ध्यान रखें। सीमेंट का मैंने नाम लिया, बैंकिंग का मैंने नाम लिया, मेटल के अंदर टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, फिर हिंडाल्को, इन स्टॉक्स में आप लोग लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। तो जो जो नाम हमने बताए आप अपने पोर्टफोलियो में एक लिस्ट बनाएं और थोड़ा क्वांटिटी इन सब स्टॉक्स में डालें आप। ओके थोड़े मेटल स्टॉक्स में भी अच्छी रिकवरी आ सकती है, बट एचडीएफसी बैंक इस समय का स्टार तो यही लग रहा है। बाजार की रिकवरी भी जो आ रही है वो कुछ दिग्गज नामों की वजह से ही आ रही है। हालांकि बजाज ऑटो इस समय टॉप गेनर है 6.5%, भारतीय एयरटेल में अच्छा बाउंस दिख रहा है और आईटीसी सुबह से ही अच्छे एक्शन में है। पर एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक, इन दोनों स्टॉक्स पर नजर डालिए, 3% की तेजी इन दोनों में आ रही है और इनकी वजह से आप देखिए तो बाजार में भी अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। वहीं अगर आप बात करें, इन्फोसिस भी पॉजिटिव है इस समय, एशियन पेंट्स बहुत मजबूत लग रहा है, टीसीएस, अल्ट्राटेक, गेल और आईओसी में भी अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। राकेश जी, हमने सुबह देखा था एचडीएफसी बैंक 800 के नीचे चला गया था, अब थोड़ी जो रिकवरी आई है एचडीएफसी बैंक पर, इस पर थोड़ा सहारा मिल सकता है क्योंकि ये बाजार को भी ऊपर लेके जा रहा है। देखिए बिल्कुल सहारा मिल सकता है, बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। अभी 908 के अराउंड दीपांशु चल रहा है। अगर ये कंफर्टेबली 912 की नेकलाइन तोड़ के, 912 की नेकलाइन तोड़ के डेज हाइस पर क्लोज होता है दीपांशु, दो कंडीशन है। 912 की नेकलाइन टूटनी चाहिए और नेकलाइन के ऊपर की क्लोजिंग आनी चाहिए, और जब क्लोजिंग आ रही हो तो डेज हाई हो। तो अगर ऐसा होता है तो क्लियर साइन है कि एचडीएफसी बैंक में शायद बॉटम हो चुका होगा। ओके, तो साइन देखेंगे कि शायद एचडीएफसी बैंक में बॉटम बना है कि नहीं, पर इस समय शानदार रिकवरी दिखा रहा है। सुमित जी के पास उनका सैटेलाइट रेडी है, आफ्टरनून का पहला सैटेलाइट, चलते हैं उनके पास बिगुल के बाद।
बताइए सुमित जी। बिल्कुल, ये स्टॉक हमने पहले भी रेकमेंड किया हुआ है और बहुत सारे गेस्ट को, एनालिस्ट को पसंद भी है। स्टॉक का भाव चल रहा है 213 रुपए। स्टॉक का नाम है सीडीएसएल। सीडीएसएल 213 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के अंदर लोअर लेवल से स्मार्ट रिकवरी देखने को मिल रही है। स्टॉक यहां से एक अपसाइड मूव दिखाना चाहिए। स्टॉक के अंदर ऊपर में 220 रुपया और 220 का लेवल टूटता है तो 230 रुपए तक का स्तर सीडीएसएल में देखने को मिल सकता है। जिन्होंने बाय कर रखा है वो पोजीशंस को होल्ड करें, फ्रेश बाय करके चलने की सलाह रहेगी। 220 रुपया, 230 रुपया ये लेवल्स के लिए इसके अंदर लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। नीचे में 202 रुपए या 204 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इंट्राडे में अगर आपको टारगेट्स मिल जाते हैं आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। ओके, तो खरीदारी की राय आ रही है। जहां तक सीडीएसएल का सवाल है, बाजार में एक्शन बनता हुआ दिख रहा है और आप सीडीएसएल पर भी नजर डालिए। पहला टारगेट तो आ ही गया 220 का। अरे सुमित जी, आपका पहला टारगेट तो सैटेलाइट का वो काउंटडाउन शुरू होता है और हम जब तक छोड़ते हैं ना तब तक ही आ जाता है। तो पहले टारगेट को थोड़ा बड़ा करवा दिया जाए क्या? हाँ अनिल जी, अभी देखिए अगर 1% ऊपर था स्टॉक और 6% का ऊपर का मूव दे रहा है तो अब देखना पड़ेगा कि कितने परसेंट ऊपर का टारगेट दो, क्योंकि मैं मेरे हिसाब से 5% से लेके 10% के ऊपर के टारगेट देता हूं। तो आप देखिए मैंने 200 तो इसका तो एक ही जवाब है, 212 या 213 पे बात करना स्टार्ट किया था। हाँ, तो इसका तो रूल यही बन गया सुमित जी। देखो, आपका जो पहला टारगेट होगा ना वो आपकी बात करते करते आ जाए। अब आपको डिसाइड करना वो पहला टारगेट 5% ऊपर का रखना है, 10 या 15% का है कि नहीं। बट लेकिन लाजवाब एकदम, जो मूव आप सही वक्त पर पकड़ रहे हैं कैश मार्केट के स्टॉक्स का, उसी वक्त स्टॉक जो मूव दिखा रहा है वो गजब होता हुआ दिख रहा है। तो ब्रेकआउट के वक्त अगर आप सही वक्त पर चार्ट देखकर पकड़ें तो ये कमाल दिखता है जो सुमित जी दिखा रहे हैं। सीडीएसएल पहला टारगेट हिट, साइन सील डिलीवर्ड, एंजॉय योर लाइफ। 230 के टारगेट के लिए अपनी कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा ले। याद रहे, सुमित जी ने परमानेंटली बोल रखा है, बार बार बोलेंगे नहीं, हर बार बोलेंगे नहीं, ध्यान रख लेना। जहां पर स्टॉप लॉस लगा, पहला टारगेट हासिल हुए, दूसरे वही तुरंत प्रभाव से आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए अपने टारगेट का। ये है आपके लिए राय। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए इस बीच आज की एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर, जी हाँ, बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आती हुई दिख रही है आपके सामने स्क्रीन पर, और यह है एविएशन सेक्टर को लेकर जी बिजनेस को मिली है बड़ी खास खबर। हमारे संवाददाता है हमारे साथ इस वक्त समीर दीक्षित दिल्ली से। समीर, बताइए क्या है खबर? बिल्कुल, एविएशन सेक्टर के लिए सरकार जल्द ही एक विशेष राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। ये हमने पहले भी बताया था, लेकिन अब सूत्रों के मुताबिक ये पता चल रहा है कि जो राहत पैकेज का जो क्वांटम है वो तकरीबन 10 से 12 हज़ार करोड़ रुपए का हो सकता है। तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए एविएशन सेक्टर के लिए भारत सरकार की तरफ से इसकी घोषणा हो सकती है। और ये कदम इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस का जबरदस्त असर एविएशन सेक्टर पर पड़ा है। खासकर घरेलू एयरलाइन इस वक्त वो एक तरीके से स्ट्रगल कर रही हैं अपने आप को बनाए रखने के लिए मार्केट में। आपको एक लेटेस्ट अपडेट बता दें तो इंडिगो एयरलाइन ने भी फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए सैलरी कट का ऐलान किया है। यानी कि सीईओ से लेकर के वाइस प्रेसिडेंट यहां तक कि कैबिन क्रू लेवल तक पर सैलरी कट की जाएगी। और ये सैलरी कट 25% से लेकर के 15% तक का सैलरी कट किया जाएगा। और ये इसलिए क्योंकि एयरलाइन पर जबरदस्त वित्तीय दबाव है, बुकिंग्स में जबरदस्त गिरावट दर्ज की जा रही है और उसका असर अब फाइनेंशियल्स पे आप साफ तौर पे देख पाएंगे। यही वजह है कि जो एयरलाइन या फिर एविएशन सेक्टर लगातार सरकार से गुहार लगा रहा था, या अपील कर रहा था कि इस सेक्टर को अगर एफ्लोट रखना है, बनाए रखना है, तो एक विशेष राहत पैकेज का ऐलान जल्द किया जाना चाहिए। और उसी दिशा में कई दौर की बैठकें वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और एविएशन मंत्रालय के अधिकारियों के बीच कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। जो राहत पैकेज है उसकी अंतिम रूपरेखा तैयार हो चुकी है और इसका ऐलान जल्द ही संभव है। आपको बता दें कि जो साथ ही सरकार और रियायत दे सकती है एविएशन सेक्टर के लिए वो ये है कि जब तक कोरोना वायरस का इम्पैक्ट सेक्टर पर रहेगा, वो नजर आएगा, तब तक सरकार इस सेक्टर पर पड़ने वाले तमाम टैक्सेस को रद्द कर सकती है। यही नहीं, एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ पे जो केंद्र सरकार पैसा वसूलती है उसको भी फिलहाल रद्द किया जा सकता है। ये कुछ महीनों के लिए ये राहत दी जा सकती है और जब कोरोना वायरस का इम्पैक्ट या फिर असर अगर पूरा हो जाएगा उसके बाद सरकार इन टैक्सेस को दोबारा लागू कर सकती है। लेकिन वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सरकार टैक्सेस में रियायत एक अहम कदम के तौर पे देख रही है एविएशन सेक्टर के लिए। और जो अंतिम रास्ता सरकार देख रही है वो ये है कि पूरे सेक्टर को अगर बचाने के लिए तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का ऐलान सरकार कर सकती है। जी ओके, तो सरकार 10,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज दे सकती है एविएशन
इंडस्ट्री को, यानी कि एयरलाइंस कंपनियों को, जिससे कि एयरलाइंस कंपनियां जो मुश्किल समीर, ये कब तक पैकेज आने का ऐलान, ये पैकेज कब तक ऐलान हो जाएगा और कब से लागू हो जाएगा? बिल्कुल, ये कल भी एक वित्त मंत्रालय में अहम बैठक हुई है जिसमें एविएशन सेक्रेटरी और वित्त मंत्रालय के अधिकारी वगैरह शामिल थे। तो ये माना जा रहा है कि सरकार अगले 10 से 15 दिन में इस दिशा में एक बड़ा ऐलान कर सकती है। लेकिन एक बार फिर मैं वो बात बताना चाहूँगा कि अगर एविएशन सेक्टर की, एयरलाइन की फाइनेंशियल स्टेटस को अगर वो एक तस्वीर अगर आपको देखनी हो तो आपको अभी की खबर पे गौर करना होगा, जिसमें इंडिगो एयरलाइन डोमेस्टिक सेक्टर में देश की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन है, उसने सैलरी कट का अनाउंसमेंट किया है। और ये सैलरी कट का सीधा मतलब ये है कि एयरलाइन की वित्तीय स्थिति इस वक्त काफ़ी नाजुक है, हालत काफ़ी बेहतर नज़र नहीं आ रही है और टॉप लेवल से लेकर के बॉटम लेवल तक लोगों को जो अगला वित्त वर्ष है 1 अप्रैल के लिए, उसमें सैलरी कट का अनाउंसमेंट किया गया है। 25% से लेकर के अगर टॉप लेवल पे बात करें तो वहाँ 25%, फिर उसके बाद 20% और उसके बाद अगर लोएस्ट लेवल पे जाएँ, हम केबिन क्रू के लेवल पे भी जाएँ तो वहाँ पर 15% का सैलरी कट का अनाउंसमेंट किया गया है। तो ये ज़रूर है कि ये अब कोरोना वायरस का जो कहते हैं ना कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट की जो हम बात कर रहे हैं फाइनेंसेस पे, वो अब दिखना भी शुरू हो गया है और इसी के तहत सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और माना जा रहा है कि अगले 10 से 15 दिन में एविएशन सेक्टर के लिए सरकार की तरफ से राहत भरे कई ऐलान हो सकते हैं, जिसमें जो क्वांटम है वो तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। टैक्सेस को आंशिक तौर पे रद्द किया जा सकता है और इसी के साथ राज्यों से भी अपील की जा सकती है कि वो अपने स्तर पर आगे आएं और एयरलाइंस के लिए जो हर संभव मदद हो सकती है, क्योंकि अगर आप देखें तो राज्य भी एविएशन टरबाइन फ्यूल पर, एटीएफ पर वैट वसूलते हैं और ये भी अगर उसमें कुछ छूट या रियायत मिलती है तो वो एक बड़ा फायदा एयरलाइन को मिल सकता है। तो राज्यों से भी अपील की जा सकती है कि वो अपनी तरफ से भी कुछ ऐलान या कदम उठाएं ताकि एयरलाइन सेक्टर को, एविएशन सेक्टर को डूबने से बचाया जा सके। आपको अगर बड़ी तस्वीर की मैं जिक्र करूं तो ग्लोबल स्तर पे अगर आप देखें, अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड में कई एयरलाइन तो दिवालियेपन के कगार पे खड़ी हो गई हैं और उसकी वजह यही है कि कोरोना वायरस के चलते बुकिंग्स में, क्योंकि एयरलाइंस बहुत फ्रेजाइल इंडस्ट्री है, इसमें जितना ज़्यादा बुकिंग्स होंगी ये इंडस्ट्री उतनी ज़्यादा बनी रहती, बरकरार रहती है और अगर लोग यात्रा नहीं करेंगे, टिकट बुकिंग में गिरावट होगी तो एयरलाइन की पूरी वित्तीय स्थिति लगभग गड़बड़ा जाती है। तो वही कहीं अपने देश में, यानी कि भारत में ऐसी स्थिति ना हो जाए, इसके लिए सरकार प्रोएक्टिव मेजर लेते हुए एक रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट जल्द कर सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए एविएशन सेक्टर को लेकर एक बड़ी खबर। बड़े पैकेज की तैयारी, 10,000 करोड़ की पैकेज आ सकती है, इसके लिए इसकी रूपरेखा का अंतिम चरण हो चुका है शुरू। शुक्रिया समीर, ये बेहतरीन और एक्सक्लूसिव जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। ये है इस वक्त का बड़ा अपग्रेड। देवांशी हमारे साथ हैं इस वक्त बताने के लिए खबरों वाले शेयर स्टॉक्स न्यूज़। देवांशी बताइए। गुड आफ्टरनून अलजी। सबसे पहले आप देखिए सेबी की तरफ से सभी की सभी कंपनीज के लिए एक राहत आती हुई दिख रही है, क्योंकि कोरोना की वजह से अब सेबी का ये फैसला है कि सभी कंपनीज चौथे तिमाही के जो नतीजे हैं थोड़ा देरी से दे सकती हैं। चौथे तिमाही के नतीजे 30 जून तक दे सकते हैं। साथ ही लिस्टिंग और डिस्क्लोजर के जो नियम है उसमें भी थोड़ी सी राहत या ढील देने की बात फिलहाल सेबी की तरफ से आते हुए दिख रही है। डॉक्टर रेड्डीज ये स्टॉक फोकस में होगा, जहाँ पे यूएस में कंपनी ने अपनी एक रेस्पिरेटरी दवा लॉन्च की है, जिससे इनकी आय अगले 6 महीनों में बढ़ती हुई दिखेगी। कल तरू पावर करीब 24 मार्च को बायबैक के प्रस्ताव पर बोर्ड विचार करता हुआ दिखेगा और साथ ही वेबको इंडिया ये स्टॉक पर नजर आएगी। कंपनी ने करीब 10 रुपए प्रति शेयर के इंतरिम डिविडेंड का ऐलान कर दिया है। सिटी यूनियन बैंक 50 पैसे प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया और आखिर में इमामी ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा, जहाँ पे 300 रुपए प्रति शेयर के बायबैक को कंपनी ने मंजूरी दे दी है। 65 लाख शेयर्स के बायबैक को मंजूरी मिल चुकी है और 2 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान कंपनी ने किया है। और आखिर में कोटक महिंद्रा बैंक, जहाँ पे सब्सिडरी के जरिए ईसीए ट्रेडिंग कंपनी में करीब 11.5% हिस्सेदारी बेच सकती है। ओके, सो ये कई सारे स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर आज एक्शन में दिख रहे हैं। एक और स्टॉक जो एक्शन में है आने वाला है आपकी तरफ से राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर में। बताइए सर। दीपांशु, खरीदारी की राय है। डीवीज लैब में सबसे लास्ट ब्रेकडाउन इसके अंदर देखने को मिला था कल की तारीख में, और जो सबसे आखिर में गिरता है अगर मार्केट रिवर्स होती है तो फास्ट रिवर्सल भी वहीं देखने को मिलता है। तो डीवीज लैब जो है वो कल के हाइस के ऊपर निकलने की तैयारी कर रहा है और ये स्टॉक एक परफेक्ट कैंडिडेट लगता है खरीदारी का। ओवर टू कुणाल जी। देखिए,
बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। स्टॉक की रिकवरी देखें, आज अगर आप इंट्राडे लो देखें तो 1650 रुपए का लो आपको दिखाई पड़ता है और अभी 1920-25 के आसपास चल रहा है। जिस तरह का स्ट्रक्चर है इस स्टॉक में आपको एक बड़ी रिकवरी देखने को मिलेगी, जिसमें 2150 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। यहां पर खरीद करके चले 1855 रुपए पर 1855 पर स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 2000 रुपए का, दूसरा टारगेट 2050 का होगा। ओके, पहला टारगेट 2000 रुपए का, दूसरा टारगेट 2050, डिवीज लैब। और मैं ये स्टॉक अब मेरी लिस्ट में रेडी था, मैं वैसे भी पूछने ही वाला था, लग ही रहा था कि ये चार्ट कॉर्नर में आ गया। ये गर्म हो रहा है एकदम, सही बात है। और जिन स्टॉक्स की बात आज हम कर रहे थे कि देखो खरीदारी अब करनी है यहाँ पर, कौन सा? बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी बैंक। बिल्कुल, देखिए आज का मुंह देखिए बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी बैंक का। वक्त पर आप खरीदेंगे ना तो मजा ही अलग आएगा। अगर सही वक्त पे आज आपकी एंट्री हुई तो कहना ही क्या। 2500 के वक्त हम भाव पूछे थे अब लेना चाहिए 5000 और 2500 वाला 3000, 20% ऊपर है। बजाज फाइनेंस का शेयर यहाँ से जबरदस्त मजबूत होता हुआ इसे खरीदा जाए अब बजाज फाइनेंस, या अब थोड़े लेट हो गए राकेश जी? देखिए अनिल जी, सुबह 2550 2560 के अराउंड अनिल जी मैं और कुणाल जी डिस्कस कर रहे थे। इतने में महेश्वरी जी ने भी इसको रिकमेंड किया था स्टॉक को लेने के लिए। अनिल जी बॉटम जैसे आपने बोला एक दिन में नहीं बनता है, तो इन स्तरों पे हल्की फुल्की करेक्शन पे अनिल जी इसको ऐड करना चाहिए। काफ़ी बड़ी करेक्शन इसके अंदर देखने को मिली है और अगर इसका चार्ट देखें तो स्मार्ट मनी फ्लो ये बताता है कि नीचे में 2550 से लेकर 2600 के बीच में काफ़ी अच्छी बाइंग हुई है, तो गिरावट आती है तो इसको खरीदना चाहिए, डेफिनेटली खरीदना चाहिए। ओके, इस पर ज़रूर रखिए। बल्कि बजाज ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं, हालांकि बजाज फाइनेंस और बजाज ऑटो सेपरेटली मैनेज्ड हैं, बट बजाज ऑटो पर भी आप ज़रूर नज़र डालिए। 6.5% की तेज़ी तो आपको यहाँ पर भी इस समय दिख रही है, तो बजाज ऑटो में भी अच्छी तेज़ी इस समय बनती हुई। श्रीकांत जी, बजाज ऑटो पर कोई राय? ओके, श्रीकांत जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे भी बात कर लेंगे। इस समय आशीष महेश्वरी साहब हमारे साथ, वो भी थोड़ी देर जुड़ेंगे। ठीक है, मैं सुमित जी से ही फिर पूछ लेता हूं बजाज ऑटो पे 7%। सुमित जी, वैसे भी बाकी ऑटो स्टॉक्स में इस स्टॉक ने हर बार थोड़ी स्ट्रेंथ जरूर दिखाई है, इस बार भी अगर 7% की मूव आ रही है तो इसमें थोड़ा भरोसा करना चाहिए। अगर आज की क्लोजिंग ऐसे ही देखने को मिली दीपांशु तो बिल्कुल भरोसा करना चाहिए। 2310 के ऊपर अगर स्टॉक क्लोजिंग दे देता है तो वो एक पॉजिटिव संकेत होगा स्टॉक के अंदर। लोअर लेवल से वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी आई है। ऊपर में 2400 का दूसरा अभी पड़ाव है, 2310 का पहला पड़ाव वो क्रॉस किया है, उसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो पॉजिटिव संकेत है। 2400 का दूसरा पड़ाव है और 2400 के बाद स्टॉक के अंदर एक स्मार्ट मूव देखने को मिलेगा। तो जिन्होंने बाय किया है वो होल्ड कर सकते हैं नीचे में, लेकिन सपोर्ट जो दिख रहा है वो 2200-2210 के आसपास है, तो वो ही स्टॉप लॉस होगा लॉन्ग पोजीशंस के लिए। ओके, ये है बजाज ऑटो। यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाने की राय आपके लिए। मैक्स फाइनेंशियल ये भी नींद से जागा है, जोर से भागा है, पूरे 10%। राकेश जी, चार्ट्स पर डालिए नजर। मैक्स फाइनेंशियल 390, 320 भी देखिएगा नीचे। देखिए अनिल जी, इसके अंदर दिक्कत क्या हुई है अनिल जी, टेक्निकल इशू एक ये रहा है जो लोगों को मालूम नहीं अनिल जी। येस बैंक, मैक्स फाइनेंशियल और वोडाफोन आइडिया अनिल जी, इन 3 स्टॉक्स में जितने भी बड़े नाम हैं इन्होंने क्लाइंट्स को खरीदारी नहीं करने दी, और उस खरीदारी ना होने के बावजूद भी येस बैंक जैसा स्टॉक अनिल जी भाग गया। और मैक्स फाइनेंशियल को देखें तो अनिल जी एक कल के हाइस के ऊपर स्टॉक निकल रहा है, ओवरसोल्ड टेरिटरी में स्टॉक है। और नीचे में अनिल जी जो आपने बोला 318 का जो लो है अनिल जी, वो काफ़ी बड़ा बेस है। 325 330 एक अनिल जी बड़ा अच्छा सपोर्ट है, तो किसी ने ले रखा है तो मेरी समझ से अनिल जी होल्ड करना चाहिए। और अनिल जी एक स्टॉक है जिसको कल मैंने और कुणाल जी ने टीज भी किया था कि एक स्टॉक है, वक्त रहते बताएंगे, तो शायद वो वक्त आ रहा है, तो एक बिगुल बजवा दीजिए। मैं और कुणाल जी एक स्टॉक रिकमेंड करना चाहते हैं। किस तरह का स्टॉक है? इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग? अनिल जी इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है जो 40% की रिटर्न देगा आने वाले समय में 6 महीने के अंदर। जब आप बोलेंगे लेना है लेना है लेना है, लेकिन अनिल जी जो आपने बोला था, हम लोग थोड़े एक्सपर्ट हैं मैं और कुणाल जी, तो वो लुंगी रख के अनिल जी सीट रिजर्व कर रहे हैं, हाँ, तो कर लेनी कर रहे हैं अपना। लेकिन मेरी बात सुन लीजिए आप, जब मैं बोल रहा हूँ कि लेना है, जब मैं बोलूँगा लेना है तो फिर वो 40% रिटर्न देने में 6 महीने नहीं लगेंगे मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी चलिए, आ रही है एक बेहतरीन पिक थोड़ी देर बाद, अभी नहीं। कुणाल जी, राकेश जी, थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए, सब लोगों को तैयारी कर लेने दीजिए। आप तैयार है तो क्या? आप तो कल से बोल रहे हो तैयारी।
हमारे दर्शकों की भी तो तैयारी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो आप भी तैयार हो जाइए, थोड़ी देर में आपके लिए आएगा एक बढ़िया स्टॉक इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से जो 6 महीने में देगा 40% रिटर्न, ऐसा मानना है कुणाल जी राकेश जी का। तब तक आशीष जी आ गए, स्वागत कर लिया जाए आशीष जी का। आशीष जी, इस रिलीफ रैली पर कितना भरोसा किया जाए और इस रिलीफ रैली में कितना और ऊपर जा सकते हैं हम बाजार में? जी अनिल जी, बिल्कुल एक रिलीफ रैली कही जाएगी और मेरा मानना है कि अभी भी जो भारतीय बाजारों की जो डायरेक्शन है वो यूएस के मार्केट ही डिसाइड करेंगे, जैसे ग्लोबल मार्केट्स की डिसाइड हो रही है। तो बहुत ज्यादा अभी भी मेरा भरोसा नहीं है कि रैली कितना चलेगी, और मेरा सलाह यही रहेगी कि जब तक कम से कम 2 दिन यूएस मार्केट ऊपर जाके या ऊपर के पॉजिटिव लेवल पे बंद नहीं होते, तब तक बहुत अग्रेसिव कॉल नहीं लेना चाहिए। तब तक जो मार्केट है स्टॉप लॉस के साथ में आप बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं, बट अभी भी कोरोना वायरस की जो रिस्क है वो अभी खत्म नहीं हुई है। तो मेरा मानना है कि जैसे जैसे यदि कुछ नंबर में और इंक्रीज होता है यूएस में, तो वहां शायद नर्वसनेस और बढ़ सकती है। तो ट्रेडर जो भी हैं स्टॉप लॉस लगा के काम करें, और जो निवेशक हैं मेरा मानना है कि ये आगे आने वाला एक वीक काफी क्रूशियल है, तो 1-2 दिन और रुकना चाहिए लंबी अवधि के लिए या मीडियम टर्म निवेश के लिए। 1-2 दिन और रुकिए फिर ही निवेश करिए, अभी निवेश का समय नहीं है। थोड़ी रिलीफ रैली हो सकती है। मुंबई में एसी लोकल सर्विस को कल से बंद किया जाएगा। ये एसी लोकल्स हैं, ये ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं चलती हैं, दिन में लगभग 7 से 8 सर्विसेज हैं, डेली सर्विसेज, इनको बंद कर दिया जाएगा। तो हालांकि जो लोकल ट्रेन्स है उनके मूवमेंट पर असर नहीं पड़ेगा और क्राउड मूवमेंट पर भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आजकल क्राउड मूवमेंट भी कम हो गया। पर हाँ, जो एसी ट्रेन सर्विसेज, सिर्फ एसी ट्रेन सर्विसेज जो लोकल्स की हैं वो बंद कर दी जाएंगी। इसका क्या लॉजिक हो सकता है कि खाली एसी? सर को कन्फाइंड एरिया होता है शायद, इसलिए बाकी लोकल्स खुली रहती हैं। हालांकि फर्क तो नहीं पड़ेगा, अगर आप साथ साथ खड़े हैं तो फर्क तो नहीं एंगल से कर रहे हैं तो खुली और बंद लोकल में कोई फर्क थोड़ी। या तो फिर इसलिए होगा सर कि डिमांड कम हो गई है ना, लोग कम ट्रैवल कर रहे हैं। ना ऐसा तो नहीं हो सकता कि बॉम्बे में ऐसा इतना ट्रैवलिंग कम, इस लेवल की कम तो ट्रैवलिंग हुई नहीं है कि आपको बंद कर। थोड़ा रश आवर पे शायद कम हो गई। पूछूं बंसल जी को तो सब पता होता है। बंसल जी जरा अपना एनसाइक्लोपीडिया खोलिए और बताइए क्या ऐसा कुछ फर्क पड़ता है कि एसी लोकल में कोरोना फैलने के खतरे ज्यादा है और बिना एसी वाले में कम? ऐसा तो कुछ नहीं ना। देखिए अनिल जी, मैं अब आपके जब स्टूडियो आता हूँ सुबह दोपहर को, तो गाड़ी का एसी ऑन नहीं करता अनिल जी, विंडोज खोल के आ रहा हूँ। क्यों? अनिल जी देखिए, मेरे मित्र हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड डॉक्टर हैं, तो उन्होंने मुझे कुछ प्रिकॉशंस लेने को बोला है, तो जो उन्होंने बोला अनिल जी उसको फॉलो कर रहा हूँ। और ना सिर्फ मैं फॉलो कर रहा हूँ अनिल जी, कुणाल जी भी उसको फॉलो कर रहे हैं। ओके, नहीं लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है? वो तो ठीक है, फॉलो करना तो ठीक है, लेकिन कोई लॉजिक ऐसा जो हमें समझना चाहिए। अनिल जी मुझे ऐसा लगता है कि शायद एसी के अंदर अनिल जी जो इन्फेक्शन है वो जल्दी फैलेगा। वेंटिलेशन नहीं रहता ना अनिल जी, जर्म्स जो हैं वो क्लोज उसके अंदर हैं, कंपार्टमेंट के अंदर हैं, तो अनिल जी जल्दी फैलने के चांसेस रहते हैं। शायद यही रीज़न होगा अनिल जी कि ये जो मुंबई वेस्टर्न में जो एसी लोकल है इसको बंद करने की जो बात हो रही है अनिल जी, यही रीज़न होगा कि क्लोज उसके अंदर एसी के अंदर अनिल जी बाहर की हवा आ नहीं रही है, अंदर की हवा बाहर नहीं जा रही है, तो एक दूसरे से इन्फेक्शन के चांसेस शायद ज़्यादा होते होंगे। पॉसिबल है, तो ये है एक वजह। लेकिन ये खबर आती है, देखिए स्टॉक बहुत तेजी से फिसले है, बाजार नीचे आया क्योंकि मुंबई की लाइफलाइन मानी जाती है लोकल ट्रेन्स में भी वेस्टर्न रेलवे की ट्रेन्स ज़्यादा भीड़ भरी होती है। बिल्कुल। और उसमें भी अगर एसी लोकल बंद की जा रही है तो डर लोगों को ये रहता है कि एसी लोकल के बाद क्या नॉर्मल, वही बात, वो डर वो है, वही बात है, वो डर है। फिलहाल एसी लोकल बंद हो रही है, इसलिए बहुत ज़रूरत से ज़्यादा डरना। लेकिन हाँ, खबर ये है तो जाहिर सी बात है कि उस पर एक्शन तो आपका आएगा। दूसरी बात है कि अगर ऑफिशियल कम्युनिकेशन देखें तो बोल रहे हैं कि जो वो जितनी भी लोकल्स बंद कर रहे हैं उसमें नॉन एसी लोकल से रिप्लेस कर देंगे। अच्छा, तो सर्विस चलती रहेगी, उस टाइम में ट्रेन आएगी पर वो एसी नहीं होगी, नॉर्मल ट्रेन आएगी, ऐसा कह रहे हैं। एसी का खर्चा बता रहे हैं शायद खर्चा बता रहे हैं सर। जो नहीं, कभी कभी जैसे मेरी गाड़ी में एकदम पेट्रोल डीजल एकदम लास्ट में आ जाता है ना एकदम कि अब 20 किलोमीटर के बचा है और लग रहा है कि अभी पेट्रोल पंप जाना है, मतलब थोड़ा दूर है, तो फिर मैं ड्राइवर को बोलता है एक काम करे एसी बंद कर दे और विंडो खोल दे। जी, कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, करा हुआ है ना, बिल्कुल लाइफ में सबने क्या होता है वैसे, तो ताकि मतलब ना थोड़ा डीजल का कंजम्पशन कम हो जाए, तो आप आराम से डीजल पर वापस ऐसे चला दो। ऐसा है शायद वही है सर कि लोग कम ट्रैवल कर रहे हैं, शायद इसलिए कराए। चलिए, लेकिन इस बीच तेजी से गिरा है बाजार, लगभग 250 अंकों का जोरदार एक सेल ऑफ आया है, गिरावट आई है।
8,550 बोला था आपको, देखो बोला था सर, है ना, बोला, 8,550 वही 8,575 का हाई बनाकर वोलेटाइल रहेंगे, ये मानकर चलिए आप। मार्केट वन साइडेड है ही नहीं, लाल निशान में फिसलता हुआ आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही। और बैंक निफ्टी देखिए ऊपरी स्तर से 500 अंक लुढ़कता हुआ बैंक निफ्टी, तेज गिरावट एकदम से होती हुई दिख रही। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी इस खबर के बाद देखिए आपको अब मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। फोकस सिर्फ एक जगह करिए अब आप पूरे हिंदुस्तान में, मुंबई और महाराष्ट्र। जो भी खबरें कोरोना से रिलेटेड यहाँ से जो आएगी ना, वही अब आपके काम की है, बिल्कुल वही अब आपके काम की, ये मान के चलिए। क्योंकि हो क्या रहा है दीप के, पहले केरल से शुरू हुआ था, फिर नोएडा पहुंचा था, नोएडा के बाद अब जो कुछ भी बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं वो मुंबई में हो रहे हैं, बिल्कुल, या महाराष्ट्र में हो रहे हैं। सबसे ज्यादा मामले भी यहीं पर हैं। इसलिए मुंबई और महाराष्ट्र में स्थिति सुधरती है तो एकदम तेजी से बाजार ऊपर भी आएंगे। यहाँ खबरें अच्छी आएगी तो बाजार बढ़ेंगे भी, और यहाँ खबरें खराब आएंगी तो बाजार घटेंगे भी। तो और यही वजह, माय गॉड क्या तेजी से नीचे आ रहा है मार्केट। अब तो 20,500 भी तोड़ दिया बैंक निफ्टी ने, 8,400 तोड़ दिया है निफ्टी ने। तो तेज गिरावट होती हुई दिख रही है। ऊपरी स्तर से लगभग 200 अंक फिसलता हुआ निफ्टी। और इनफैक्ट क्या सर, आपने एक बड़ी बात कही थी जी। कि हर बाउंस बैक पे आपको सेलिंग बेचना है, और आपने ये भी कहा था कि तेजी में फंसना नहीं है, मंदी में चल रहे हैं, बेचना है और फंसना नहीं है। नहीं फंसना है, नहीं फंसना है, नहीं फंसना है। याद दिला दें? हाँ दिला दो, बिल्कुल, बहुत जरूरी है आजकल। हमेशा मंदी के मार्केट में ऐसी वी शेप रिकवरी आएगी, और इस वी शेप रिकवरी में आपको एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो रियलिस्टिक रहिए। अब ऊपर में जो आ रहा है उसमें निकलने का सोचना है। रैशनल मूवमेंट में आपको रैशनल रहना है, समझदारी से काम करना है, उछाल आए निकलना है। ठीक है, डेड कैट बाउंस आएंगे, बीच बीच में आपको ये भ्रम देंगे कि सब कुछ ठीक हो गया है, नहीं, इसमें निकलना है। जो फंसे हुए निकलना है, ये चीज ध्यान में रखिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, मार्केट बहुत मजबूत बन दे रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि या तो आप कुछ मत करिए, और अगर करना ही है तो पुट ऑप्शन लीजिए। मौका मिले निकलते जाओ, इंतजार मत करो, छलाओ मत आओ, लेना नहीं। आपके दिमाग में आना चाहिए कि हरे निशान में देखते मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मुझे बेचना है, तो सेल ऑन राइज, उछाल में बिकवाली की स्ट्रेटेजी ट्रेडर्स को रखनी है। नुकसान नहीं करना है, ये चीज सबसे पहले समझ लीजिए, नहीं करना है नुकसान, बस जिसका भाव आता जाए निकलते जाए। हम बाउंस बैक आएंगे, लेकिन बाउंस बैक में आपको निकलने के बारे में सोचना है। अब दूसरा मंत्र याद कर लीजिए, नहीं फंसना है, नहीं फंसना है, नहीं फंसना है। बाजार एक बाउंस बैक देगा और 100% देगा। मार्केट ओवरसोल्ड होने के नजदीक पहुंच रहे, 5-7%, 8% का बाउंस मिल सकता है, लेकिन अब फंसना नहीं है, फंसना नहीं है, फंसना नहीं है। अब जो बाउंस बैक आएगा, उस बाउंस बैक में आपको फंसना नहीं है। नहीं फंसना है, ये हमारी नई मुहिम है। अब आप देख लीजिए, अगर आप इस बाउंस बैक पे थोड़े नए कॉल्स लेने की कोशिश कर रहे थे तो आप देखिए बाजार कितनी जल्दी रिवर्स हो गया है। तो हर बाउंस पर एग्जिट की ही स्ट्रैटेजी रहेगी। डाउ फ्यूचर्स में भी अब थोड़ी बिकवाली का दबाव आ रहा है, लगभग 50 अंक नीचे है, पर भारतीय बाजारों में तेजी से गिरावट हुई है। बैंक निफ्टी अब 20,400 के भी नीचे जाता हुआ दिख रहा है, तो परेशानी बढ़ रही है इस समय। श्रीकांत चौहान साहब भी हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आज मार्केट का हाल क्या होना चाहिए। श्रीकांत जी, अभी थोड़ी देर पहले हम बजाज ऑटो की बात कर रहे थे, टॉप गेनर है निफ्टी में, पर दूसरी तरफ आप अशोक लेलैंड पर नजर डालिए, 20% की गिरावट है और अब 50 के नीचे चला गया है अशोक लेलैंड। इस चार्ट में क्या चल रहा है? या गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, वैसे अशोक लेलैंड में काफ़ी वीकनेस है, और मुझे लगता है कि जैसे ओवरऑल ऑटो सेक्टर में सेल ऑफ हुआ है और जैसे इसका अंडर परफॉर्मेंस बना हुआ है, मुझे लगता है कि शायद ये स्टॉक अभी 48-49 के करीब ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये 41-42 के करीब भी आ सकता है। आज के रिकवरी में उसने बिल्कुल भी रिकवरी नहीं दिखाई है, इनफैक्ट इसमें और बड़े वॉल्यूम्स हुए हैं, तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक 41 या 42 के लेवल्स को छू सकता है। लेलैंड पर नजर रखिए, काफी तेज गिरावट इसमें देखने की, और ऑटो स्टॉक्स में डाइवर्जेंट मूव्स आ रही हैं, क्योंकि अगर आप बजाज ऑटो की बात करें या फिर आप टीवीएस मोटर्स देखें तो वहां पर अच्छा एक्शन बनते हुए आपको दिख रहा है, पर दूसरी तरफ अगर आप सीवी स्पेस देखें तो वहां अशोक लेलैंड में सबसे ज्यादा गिरावट आपको इस समय देखने को मिल रही है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस
लाइफ लोज पर है अब ये स्टॉक, 16% नीचे गिर चुका है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, और अब शायद 100 रुपए को तोड़ने की भी तैयारी में है। और दूसरी तरफ एक और ट्रेडर फेवरेट जो है जस्ट डायल, अब 14% नीचे है और ये भी 300 के लेवल्स तोड़ने की तैयारी में है। पर कुछ फार्मा स्टॉक्स की बात करते हैं, वहां पर थोड़ा अच्छा एक्शन देखने को मिला। अभी चार्ट कॉर्नर में आपको डिवीज लैब मिला था। अब कुणाल जी, लुपिन के बारे में भी आपकी राय? अच्छी गेंस दिखा रहा है 5%। कुणाल जी लुपिन का चार्ट देखें थोड़ी देर, तब तक एक काम करते हैं, एक बार वो बिगुल बजा देते हैं अपन सैटेलाइट का। हाँ, बढ़िया। सैटेलाइट में क्या वो जल्दी रहती है, उनको वेट नहीं करते हैं सर, हाँ, वो टारगेट तो आ ही जाएगा उनका। इसलिए फिर क्या है, नहीं तो फिर सुमित जी मेरे को बोले कि आप इतनी देर से आए, मेरा टारगेट आ गया। और ये मार्केट में तो कुछ भी हो सकता है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से बिल्कुल। यस, लॉन्च करिए सुमित जी। बिल्कुल, आपने एकदम सही बात की अनिल जी। जिस तरह से 100 पॉइंट 150 पॉइंट निफ्टी ऊपर नीचे हो रहा है, स्टॉक्स भी वैसे ही हो रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जल्दी से आने के लिए। स्टॉक का भाव चल रहा है 207 रुपया, 206 रुपए के आसपास। स्टॉक का नाम है इंडिया ग्लाइको। इंडिया ग्लाइको में लोअर लेवल से अच्छा रिकवरी देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम्स भी देखने को मिल रहे हैं। इसमें एक और एक अच्छी बात यह है कि 13 मार्च का जो लो लगा था, वो लो इसने ब्रेक नहीं किया और लोअर लेवल से स्मार्ट मूव देखने को मिल रहा है। तो सीएमपी पे इंडिया ग्लाइको में लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। इंडिया ग्लाइको यहां से एक बड़ा अपमूव देना चाहिए, जिसमें 218 रुपए का पहला टारगेट होगा। 206 और 207 हम बोल रहे हैं तब है, 218 का इसका पहला टारगेट होगा, 225 का इसका दूसरा टारगेट होगा। यानी 10% का अपसाइड मूव हमको जल्दी ही देखने को मिलना चाहिए। हो सकता है आज देखने को मिले, हो सकता है 1 से 2 दिनों में देखने को मिले, लेकिन स्टॉक ने लोअर लेवल से अच्छा मूव दिखाया है। इसके लिए आप लोग बाइंग कर सकते हैं 218, 225 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस लगाए 199 का। अरे 218 कौन सा सर, 220 तो चल रहा है ऑलरेडी। 28 ओ 28 भी आ गया, हो गया। 206-7 पे हमने बात करना स्टार्ट किया था। अरे 28 भी हो गया है ये तो सुमित जी। बिल्कुल 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 हो गया अनिल जी, टारगेट अचीव। आप स्टैंप लगाइए अनिल जी, टारगेट अचीव। अरे ये ऐसे कैसे? अभी तक तो अपना रूल ये था, जो मैं अभी तक मैं ट्रेंड बना रहा था कि आपका पहला टारगेट आपके बोलते बोलते है, अब तो दूसरा टारगेट भी बोलते बोलते आ गया। गजब। 200 कितना हाई, कितना बना है? 228। अनिल जी सब आप ही लोगों का कमाल है। हमारा कमाल तो है सर, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। चैनल तो जोर से चल रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, इम्पैक्ट दिख रहा है, असर दिख रहा है, एक्शन दिख रहा है, और जो कुछ है वो आपकी एडवाइस का कमाल है, आपके चार्ट्स का कमाल है। और इसीलिए देखिए, लुपिन पर पूछना चाहते थे सवाल, लेकिन मैंने बीच में रोक दिया दीप को। मैंने कहा नहीं, पहले एक बार सैटेलाइट लॉन्च हो जाए, ये सैटेलाइट सेटल हो जाए, उसके बाद हम लुपिन पर जाते हैं। लेकिन एक और शेयर, ऐसा शेयर जो आपको 6 महीने में देगा 40% रिटर्न। मुंह में पानी आया? 40% रिटर्न। मुंह में पानी आया? बिल्कुल, मेरे भी आया। तो चलिए, मुंह में जो पानी आ रहा है वो हम आपकी ये दुविधा नहीं, आपकी जिज्ञासा कर देते हैं शांत। उससे पहले लुपिन पर जो आपका सवाल है वो पूछ लीजिए। नहीं सर, लुपिन में अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा था, तो मैं बस कुणाल जी से जानना चाहता कि इस ब्रेकआउट में थोड़ा फेथ रखें, थोड़े और गेन्स आ सकती हैं लुपिन में। 5% ऊपर है कुणाल जी। देखिए दीपांशु, यहाँ पर एक पैटर्न चार्ट पर बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसको हम एग्जॉशन गैप कहते हैं। यानी कि स्टॉक में पिछले कुछ हफ्तों पहले, पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस पहले इसमें गैप बना था। आज के ट्रेड में हम देख रहे हैं वो गैप फिल होते हुए नजर आ रहा है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव संकेत है। मेरी राय में 620 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर आज ये स्टॉक 640 के ऊपर बंद होता है, लुपिन 620 का एक स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है कि 700 रुपए तक का पुल बैक लुपिन में संभव है, तो इसमें डेफिनेटली एक पुल बैक कैंडिडेट है। बाय करके चले, 620 का स्टॉप लॉस रखें, लेकिन शर्त यह है कि आज इसकी बंदी 640 के ऊपर होना चाहिए। ओके, ऐसा करेंगे? ये अभी 644 चल रहा है, अभी बंद कर दें इसको, हैं कुणाल जी? अनिल जी देखिए, हम तो कब से मुहिम चला रहे हैं पूरा बाजार बंद करने की। बिल्कुल, हाँ, ये जरूर है कि आज मुहिम रंग भी लाई है। और आप देखिए, न सिर्फ हम बल्कि बाजार के बड़े बड़े बुल, बड़े बड़े समझदार आदमी, बसंत माहेश्वरी साहब, बिल्कुल, अजय बग्गा साहब, इवन भसीन साहब, जिनको आप बेतहाशा प्यार करते हैं, उनका भी ये कहना है। और फिर मैं कह दूं, मार्केट तो वापस ऊपर आ गया, हम मार्केट के हिसाब से तो कहीं नहीं रहे, मार्केट तो ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन आपको देखना क्या है, जान है तो जहान है। आइए सुन लीजिए, बंद करो बाजार मुहिम में किन किन लोगों ने किस तरह से अपना साथ दिया, सुनिए।
मुझे तो लगता है आप ही एक अकेले जो निकले हैं ये मुहिम लेकर कि मार्केट बंद करो। इमीडिएट मार्केट बंद करना चाहिए। जो डीलर बैठ के सौदा मार रहा है, जो आरएमएस फोन करके सौदा काट रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं है। अनिल जी, आप लोगों को बुलाइए और इस आवाज को और पहुंचाइए गवर्नमेंट की तरफ की, भाई अगर एसेंशियल समझना है तो एसेंशियल की तरह ट्रीट करो, नहीं समझना है तो बंद करो इसको। सब बिकवाली एक तरफा मार्केट हो गया, सबको बेचना ही है। और इस माहौल में चाहिए कि कुछ दृढ़ कदम उठाए जाएं रेगुलेटर की तरफ से, क्योंकि ये तो नहीं तो किस तरफ जाएगा, ये तो 10 दिनों में मार्केट जीरो पे आ जाएगा क्या? मेरे ख्याल से थोड़े दिन के लिए बंद करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। नए सिरे से बाजार शुरू होंगे तो वहाँ पे फिर सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। जहान है तो जहान है। सो हैट्स ऑफ टू द पार्टिसिपेंट एंड थम्स डाउन टू द गवर्नमेंट। तो काम वो करना चाहिए जहां पर सारे लोग, बाजार के समझदार लोग साथ दें। बिल्कुल। और इस मुहिम में सबका साथ मिला है और सारे वो लोग हैं ये जो हर रोज बाजार में एक्शन में रहते हैं। वो समझते हैं इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की मानसिकता, वो समझते हैं बाजार की चाल, और जब वो कहते हैं तो हमें ध्यान से सुनना चाहिए। ध्यान से सुनना चाहिए हमें कुणाल जी और राकेश जी को। वैसे तो हम सुनते ही, लेकिन इस वक्त आपको देना है स्पेशल अटेंशन, एकदम स्पेशल, एकदम। क्यों? क्योंकि इस बिगुल के बाद आ रहा है वो स्टॉक जो आपको 6 महीने में देगा 40% रिटर्न। बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताइए सर, ऐसा कौन सा रत्न ढूंढ निकाला है आपने? देखिए क्या है कि पिछले 4 दिनों से आप देखिए लगातार फोन ऐसे आ रहे हैं लोगों के, लोग सवाल कर रहे हैं ट्विटर पर भी और भी जगह, और उनका सबका सवाल यह है कि भाई गिरावट में क्या खरीदें, सबसे सेफ क्या है, या ऐसा क्या खरीदें जिसमें कि जब तेजी आए तो बहुत अच्छा रिटर्न आए। तो मैंने और राकेश जी ने बहुत दिमाग लगाया इस पर, और एक स्टॉक है जिसमें हमें लगता है कि जैसे ही बाजार संभलेगा इस स्टॉक में आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, और वो स्टॉक है SBI कार्ड, जो कि रिसेंट लिस्टिंग है और जिसको लेकर के लोग काफी परेशान रहे, क्योंकि ऐसे समय पर स्टॉक की लिस्टिंग हुई जबकि बाजार का माहौल नया नया बिगड़ा, तो लोग काफी चिंतित हो गए। लेकिन अब ये स्टॉक जो है इन स्तरों पर डेफिनेटली बाय करना चाहिए, इन स्तरों पर भी, और मान लीजिए इसमें हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिले तो इसको धीरे धीरे करके आप जमा करें। ये स्टॉक आपको आने वाले 6 महीने में 40% के रिटर्न्स दे सकता है, और इस पर गहरा शोध किया है राकेश जी ने। ओवर टू राकेश। देखिए अनिल जी, इस स्टॉक के अंदर अनिल जी राधा कृष्ण दमानी जी ने 650 से 700 करोड़ रुपए अनिल जी लगाया है। जो QIP आया था डीमार्ट का ऊपरी स्तरों पर, जो उनको अपना स्टेक कम करना था, 75% से नीचे लाना था, वो पैसा SBI कार्ड्स में गया है। राकेश झुंझुनवाला जी का 65 से 70 करोड़ रुपए इसके अंदर लगा है। और अनिल जी रिसेंट वॉलेटिलिटी में देखिए जितने भी लोगों ने रिटेल ने एप्लीकेशन लगाई थी उन सबको अनिल जी मौका मिला है। और अनिल जी डाटा ये बोलता है कि जो रिटेल था, रिटेल टू द ट्यून ऑफ 6.5 करोड़ रिटेलर था, वो हैंड चेंज कर रहा है, वो यहाँ से निकल रहा है। और अनिल जी जो वीक HNI है वो भी यहाँ से निकल रहा है, क्योंकि HNI का जो वीक HNI है SBI कार्ड्स एज ऑफ नाउ मार्जिन में नहीं जा रहा है, तो वो भी यहाँ से निकल रहा है और स्टॉक धीरे धीरे अनिल जी कॉर्नर हो रहा है। जिस तरीके का टेक्निकल रुझान है अनिल जी, यहाँ पर 1100, 1150, 1200 के भाव 6 महीने में मुमकिन लगते हैं। सिर्फ हम ये इस समय खरीदारी की राय नहीं दे रहे हैं, लुंगी रख के अनिल जी स्टॉक रिजर्व कर रहे हैं, क्योंकि जब आप बोलेंगे कि ले ले ले, तब हो सकता है स्टॉक 750 के अराउंड हो। तो ये स्टॉक अनिल जी हमारा रिजर्व हो गया। और जो एनालिसिस बताया अनिल जी वो एकदम परफेक्ट एनालिसिस है। इसके साथ साथ अनिल जी कुणाल जी ने भी एक एक्सटेंसिव अभी रिसर्च करी है, और हमें अपने विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि जो डाटा आता है अनिल जी की जी बिजनेस जो है वो नंबर 1 है। तो उसके लिए मेरी और कुणाल जी की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अरे तो उसमें कोई आपको पहले से डाउट है क्या? नहीं ये सब एक चीज ये बताइए मुझे, वो ये बताइए पहले, जो आप ये कह रहे हो कि मैंने लुंगी रख दी, इसका मतलब क्या जब तक मैं सिग्नल ना दूं कि लेना है तब तक कोई दूसरा ये रिकमेंड नहीं कर सकता क्या स्टॉक? नहीं देखिए अनिल जी, एक चीज अनिल जी रिकमेंड करें। अनिल जी देखिए अब होता क्या है मार्केट के अंदर, आज की मार्केट में देखिए जिसने 2 साल पहले भी बोला था ना कि मैं बेचो मार्केट गिरेगा, वो भी अपने पुराने ट्वीट, पुराने वीडियोस निकाल के बता रहा है, चाहे उसके बाद मार्केट कितना बड़ा हो। तो अनिल जी है ना, अब मार्केट में क्या है कि अगर मार्केट में गिरावट आएगी तो ऐसा तो है नहीं कि SBI कार्ड
गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो गिर तो अनिल जी यहाँ से करेक्शन आ सकती है 40-50 रुपए की। तो अनिल जी अपने आप को बेसिकली मैं और कुणाल जी सेफ गार्ड कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, लेना है लेना नहीं का वो उसकी चलो जब आपने ये क्लियर कर ही दिया तो मैं है ना एक बार जरा आशीष जी से इस पर राय ले लूं। आशीष जी आईपीओ को बहुत अच्छे से पहचानते हैं और कई सालों से, मतलब मुझे याद है कि शायद आशीष जी के इंटरव्यू मैंने आईपीओ से ही शुरू किए थे। क्यों आशीष जी, सही है ना? आईपीओ से ही शुरुआत होते होते फिर सारे इंटरव्यू आगे बढ़े ना, अगर मुझे सही याद है तो 10-15 साल पहले। जी बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल बिल्कुल आईपीओ से ही शुरुआत हुआ था आपके। मनी मार्केट की गहरी समझ और पकड़ रखने वाले आशीष जी एसबीआई कार्ड्स है ताकत इसमें 40% के रिटर्न की? मेरा भी एक्चुअली जब आईपीओ का समय था तब मैंने स्ट्रांगली रिकमेंड किया था तब भी कि रिटेल निवेशकों को लगाना चाहिए कि 19 शेयर आने वाले हैं, कोई बहुत ज्यादा शेयर्स आएंगे नहीं। और इसमें आईपीओ में आपको ध्यान हो 58 टाइम्स क्यूआईपी ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था और जो हुज हुए हैं इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के उन्होंने इसमें पैसा लगाया है। तो मेरा तो ये मानना है कि जब तक ये थोड़ा सा ये फियर फैक्टर चल रहा है तब तक ये थोड़ा सबड्यूड रहेगा और जैसे ही ये मैटर ओवर हुआ उसके बाद आप देखेंगे ये स्टॉक 750 के इनफैक्ट 800 850 भी बहुत जल्दी क्रॉस कर सकता है। बट क्योंकि मैं अभी बाजार को लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं हूं तो इसलिए मैं अभी भी 700 रुपए पे इसको रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा। मेरा मानना है 650 660 तक यदि आपको कभी और करेक्शन में मिले तो बिल्कुल उस समय आप ले लीजिए और 6 महीने का नजरिया रखिए, बिल्कुल 4 डिजिट में स्टॉक मिलेगा। वाह, 4 डिजिट में 1000। मकवायरी की रिपोर्ट 1040 का कुछ ऐसा टारगेट आया, 36% अपसाइड। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने फिर ट्वीट किया भाई एक जिस दिन लिस्टिंग हुई, जिस दिन 755 हुआ ना, जिस दिन लिस्टिंग के नेक्स्ट डे 750 हुआ ना, अगर आपको डर लग रहा था तो निकल जाता। अभी भी अच्छा 19 शेयर की एप्लीकेशन की 19 आए होंगे जी। अभी भी अगर आपको इतना डर लग रहा है 55 रुपए का नुकसान, 19 शेयर में 55 रुपए कितना होता है? 1000 रुपए, 1100 रुपए। तो 1100 रुपए का नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा इतना है, तो इतना तो आप बर्दाश्त कर ही सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी चीज़ है। और रखिए, आपको नुकसान नहीं होगा, रोज रोज पूछ के कोई फ़ायदा नहीं है। एसबीआई कार्ड्स में आपको नुकसान नहीं होगा अगर आप डिलीवरी लेकर रखेंगे। बस सबकी समस्याओं का समाधान आज के जा, बार बार मत पूछना भाई। जिसको डर लगता है लिस्टिंग प्राइस के ऊपर आए निकल जाए, बाकी जो 6 महीने 12 महीने के लिए रख सकते हैं जरूर रखें, कोई टेंशन लेने की जरूरत आपको। तो राकेश कुणाल जी भी बोल रहे हैं 40% रिटर्न आ जाएंगे इसमें। हाँ, क्यों नहीं आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये है एसबीआई कार्ड्स का सवाल। बट मार्केट्स का हाल देखें, थोड़ी सी रिकवरी आई थी, अब फिर से गिरावट हो रही है। इसमें आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, अनिल जी से जानते हैं बिल्कुल के बाद। सर, डाउ फ्यूचर्स थोड़ा वॉलेटाइल है, रिकवरी हुई थी फिर गिरावट हो गई, अब लगभग 100 अंक नीचे है। नैस्डैक फ्यूचर्स अभी भी 0.5% ऊपर है। यूरोप के बाजार जो मजबूत खुले थे अभी भी मजबूत ही ट्रेड कर रहे हैं, पर ऊपरी स्तरों से हल्की सी गिरावट हुई है। तो यूके अब 0.5% ही ऊपर है, फ्रांस 4% ऊपर था, अब 3% ऊपर है और जर्मनी 1% ऊपर है इस समय। तो डाउ फ्यूचर्स सुस्त हैं, थोड़ा हरे लाल निशान के बीच में झूल रहे हैं और आपके यूरोप भी स्ट्रेंथ से थोड़ा गिर गया है, हालांकि अभी भी मजबूत है। अभी आप नीचे से देखोगे तो अच्छा ही है जी, कि बहुत रिकवरी आई है, लेकिन हरे निशान में स्ट्रगल कर रहे हैं ना, वो एक दिक्कत है कि हरे निशान में स्ट्रगल कर रहे हैं। पहले निफ्टी या बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी सर, पहले एक्शन तो यहीं पर है आज। 20,400 के आसपास बैंक निफ्टी चल रहा है, राइट? 20,400। ओके, हमारा ऊपर का जो टारगेट है दीप, वो 21,350 के आसपास का था और वहां पहुंचा ये 21,035 पर। ओके, अब क्या किया जाए? प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा कुछ लेवल्स आपको मिल नहीं रहे हैं। 20,000 और 20,250 ये अहम सपोर्ट रेंज है बचे हुए समय के लिए। तो मुझे लगता है पहले 20,250 के आसपास सपोर्ट लेगा और अगर वो गिर गया तो 20,000, तो शायद 20,000 के लेवल को ना तोड़े। ऊपरी तरफ 21,000 21,350 इस रेंज में जाकर आप दम तोड़ देंगे। तो मेरा ये समझना है कि जितना थोड़ा सा वेट कर लें, अगर 20,000 के नज़दीक मिले तो एक चांस ले सकते हैं खरीदने का। अभी इस रेंज में बीचों बीच में कुछ करने जैसा दिख नहीं रहा। ओके, तो अभी के लिए नोटा है 20,000 पर देखेंगे अगर खरीदना है। निफ्टी सर? निफ्टी 8,373। ठीक है, अब अगला अहम सपोर्ट 8,200 है, उसके पहले नहीं। 14 लाख शेयर वहां पर हैं आज पुट में। ब्रॉडली एक्चुअली डेटा बहुत ही कम है दीप, मतलब है ही नहीं। 8,500 के पुट पर
वीकली वाला मैं आज मंथली वाला गिन ही रहा, वीकली वाला गिन रहा हूँ, तो वीकली वाले पे ढंग की पोजीशन सीधी 8,800 पर, वो भी 13 लाख शेयर की, और नीचे 8,200 पर है, वो भी 14 लाख शेयर की। तो डेटा ही मेरे पास बन नहीं रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा एक्चुअली कि ऐसे ही लग रहा है कि वही नीचे 7,850 8,000 सपोर्ट जोन है, ऊपर 8,550 8,600 रुकावट, बस कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दीजिए। नोटा है दोनों के लिए बेटर है। ठीक है, हाँ फिलहाल अवॉइड करिए इंडेक्स पर ट्रेड करने की, क्योंकि जिस तरह से डेटा बन रहा है और एक्शन दिख रहा है काफ़ी वॉलेटाइल रहने के संकेत आ सकते हैं, और हम देख भी रहे हैं कि ऊपरी तरफ से थोड़ा बिकवाली का दबाव और इसमें जो बिकवाली का दबाव आया वो इस खबर के दम पर आया है। एक खबर अभी अपन देख रहे थे कि वो कुछ सरकारी कर्मचारियों के कामकाज में आधा कर दिया सर। ग्रुप ये कौन से हैं सर? सारे सरकारी कर्मचारी ग्रुप बी और ग्रुप सी, तो हायर लेवल्स के नहीं बट जो मिड लेवल हैं और थोड़े लोअर लेवल के हैं उनके लिए कर दिया है। ऑल्टरनेट डे काम पर आएंगे। एक तो काम के ये काम पूरे ऑल ओवर इंडिया सर, ऑल ओवर इंडिया सरकारी कर्मचारी जी सर, तो बड़ी चीज है। आधे घर से काम करेंगे, आधे ऑफिस आएंगे, एवरी ऑल्टरनेट डे होगा। और काम का भी समय शायद चेंज करेंगे। फ्लैश करें एक बार और खबर को देखें। 8 तो ये सारे सरकारी कर्मचारियों के लिए, हाँ बट अक्रॉस लेवल्स नहीं, सिर्फ 2 लेवल्स पे, ग्रुप बी और ग्रुप सी पर। और ये लेवल कौन से हैं, कुछ आइडिया? सर मिड लेवल्स हैं ये, मिड लेवल। आशीष आशीष जी कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को? मिड लेवल के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको घर से काम करने की हिदायत दी जा रही है और ऑल्टरनेट डे आने की बात कही जा रही है, इसका क्या मतलब निकाले? देखिए महाराष्ट्र में तो ये पहले से ही एप्लीकेबल हो गया है कि ऑल्टरनेट डे पे काम कर रहे हैं। अब ये है कि देश भर में काम कर रहे हैं, तो मैं तो उसको थोड़ा सा अभी पॉजिटिव ही मानूंगा, क्योंकि जितना आप घर पे रहेंगे उतना आपको इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी कम है। और मेरा मानना है कि बाजार शायद इस फैक्टर के चलते नहीं गिरा, बाजार में थोड़ा इनहेरेंट वीकनेस है, उसके कारण से आप जल्दी प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं। इस खबर को लेकर मेरा मानना है कि बाजार के गिरने से कोई रिलेशन नहीं है। तो सर वो बेसिकली ग्रुप ए सबसे हाईएस्ट होता है, ग्रुप बी आपकी मिड लेवल मैनेजमेंट आ गई, और ग्रुप सी भी मिड लेवल थोड़ी और लोअर, थोड़ा क्लरिकल फंक्शंस जो होते हैं वो ग्रुप सी में आ जाते हैं। तो मिड लेवल मैनेजमेंट और थोड़े क्लरिकल लेवल के जो मैनेजमेंट है वो घर से काम करेंगे और ऑल्टरनेट डेज पर काम करेंगे सर। तो ये है बड़ी खबर। और इस बीच इसका मतलब ये भी समझे कि एहतियात काफ़ी बढ़ती जा रही है। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग आपको हम ये दिखाना चाहें तो ये देखिए, यहाँ पर घर से काम करने की हिदायत दी जा रही है, ये देखिएगा। सर ये शायद वो है, वो पुरी में वो जो सैंड आर्टिस्ट है ना, हर इवेंट पे बनाते हैं, तो शायद उन्होंने भी एक वो बनाया है कि आई स्टे एट वर्क फॉर यू सो यू कैन स्टे एट होम। मतलब कि हम काम कर रहे हैं पर आप जरूर घर पर रहिए ताकि हम सब साथ में ठीक सारे रहें। डॉक्टर्स कह रहे हैं जी, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आपके लिए वो हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, और पुलिस वाले भी ये कह रहे हैं कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं ताकि आप घर पर रहें। तो कृपया उनकी इच्छाओं का, उनकी मेहनत का, उनके डेडिकेशन का सम्मान करें। ये ना सोचे कि ये छुट्टियों का दिन है। एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम में ये बड़ी समस्या है जी, लोगों को लगता है छुट्टी है जी, और छुट्टी का मतलब चलो मान ली छुट्टी, सो जाओ भाई, काम मत करो। हाँ, लेकिन घूमो फिरो तो मत। हाँ वो बात है। निकल के गाड़ी लेके घूमने, इधर उधर टहल रहे हैं, गार्डन में जा रहे हैं, अरे इसलिए थोड़ी छुट्टी दी है। फिर भी काम नहीं करना, चलो सो जाओ बस। हालांकि वो भी नहीं करना चाहिए। जी बिजनेस देखिए, बेस्ट है आपके लिए। हाँ जी बिजनेस देखेंगे, जागते भी रहेंगे। इंटरेस्टिंग चैनल है, बाकी नींद भी आ जाती है। बिल्कुल 100%। जी बंसल जी, कुछ विशेष टिप्पणी आपकी? देखिए अनिल जी, आप जो कह रहे हैं बहुत अच्छा कह रहे हैं अनिल जी। घूमते हैं अनिल जी, बट दिक्कत क्या है, जब ये घूमते हैं ना तो जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं मास्क पहनते हैं, और अनिल जी उसको मास्क पहना देख के ना घबराहट मचती है अनिल जी कि ये क्या हो रहा है। तो अनिल जी घूमना फिरना नहीं चाहिए, घर से काम, हाँ घर से काम कर रहे हैं तो काम करें, बट अनिल जी ये घूमने फिरने के लिए जैसे ही उतरते हैं मास्क लगाते हैं मोटे वाला अनिल जी, जिसको देख के आसपास मुझे तो अनिल जी बड़ा पैनिक होता है। तो बिल्कुल होना चाहिए। अगर आपको मास्क देख के पैनिक हो रहा है तो मास्क लगाना सक्सेसफुल। पैनिक होगा तो ही घर में बैठोगे, समझाने से बैठ नहीं रहे हो। मतलब बंसल जी आपको नहीं डांट रहा हूँ ऐसा, आप अपने दिल पे मत ले लेना कि मैं आपको बोल रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि लोगों को बात समझ में नहीं आ रही। लोगों को ऐसा लग रहा है कि मतलब एक है ना वो ऐसे माइंडसेट बना लोगों को, मुझे थोड़ी होगा कोरोना, बाकी सबको होगा तो। अरे ऐसा वो आपको बोल के नोटिस दे के आएगा कि इसको जा रहा हूँ।
सोशल गैदरिंग से दूर रहें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, कोरोना को फैलने न दें। ये देखिए कितना बढ़िया। मेरा ऐसे भी सुना, कुछ लोग बोल रहे हैं हम तो जैसे बहुत सारे लोग बॉम्बे से बाहर के, हम तो चले जाते हैं नेटिव प्लेस। अरे नेटिव प्लेस जाने के लिए थोड़ी वहाँ नहीं जाना, इसीलिए यहाँ आपको घर से ऑफिस नहीं बुला रहे और आप सोच रहे कि हम गांव चले जाए। वही तो प्रॉब्लम हो रही है सर। लोग बात नहीं समझ रहे हैं कि घर पे रहना और छुट्टी दो अलग चीजें होती हैं। कंफ्यूज दोनों कंबाइन कर रहे हैं सर इस समय। छुट्टियां बाद में चाहिए, बहुत मिलेगी, जब चाहिए मिलेगी, चिंता न करें। छुट्टी के लिए आगे भारी पड़ सकता है। हाँ, अभी आप शांति से अगर घर से काम करने के लिए बैठा है, जितना कर सके, जितना ज़्यादा कर सके करना चाहिए, नहीं कर सके तो आराम करें। घूमने फिरने टहलने माहौल देखने न जाएं। पहले बीच बीच में ऐसा होता था, भारत बंद होता था कभी जी, ऐसा तो सब लोग निकलते थे बाहर, देख के आते हैं कितना बंद है, कितना बंद चल रहा है, कितना क्या है। ये वैसा माहौल नहीं है, ये इसमें देखने जैसा कुछ नहीं है। जितना कम देखोगे उतना सुखी रहोगे। सुमित जी का सैटेलाइट तैयार है, एक और। जी सुमित जी। अनिल जी, स्टॉक का भाव चल रहा है 134 रुपए 135 रुपए के आसपास। ओके। स्टॉक का नाम है GRSE, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ओके, हाँ। GRSE इसका सिंबल है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। 134 के आसपास का स्टॉक का अभी भाव है। स्टॉक के अंदर यहां से मोमेंटम बढ़ना चाहिए। स्टॉक की सबसे बढ़िया बात है, स्टॉक पिछले 4 दिनों में एक रेंज में घूम रहा है और आज कुछ खास गिरावट देखने को मिला नहीं है। यहां से एक बढ़िया स्पर्ट देखने का मिलना चाहिए और मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से 1.25 लाख शेयर के आसपास का भी वॉल्यूम हुआ है आज स्टॉक के अंदर, वो वॉल्यूम्स भी पिछले कुछ दिनों से ऊपरी लेवल पे है। यहां से ऊपर में 145 और 160 रुपया ये लेवल तक गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में मूव आना चाहिए। 134 रुपए पे बाय करते हैं तो 145 से लेके 160 के टारगेट के लिए इसके अंदर लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। 6 से 7 रुपया नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। 6 से 7 रुपए यानी कि 127 के आसपास का स्टॉप लॉस, 145 का टारगेट, 160 का। वैसे तो एक बार आपके बोलने के बाद 145 पार भी हुआ, अभी भी 141-42 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो आपका जो पहला टारगेट होता है ना, बोलते बोलते पहले टारगेट तक पहुंचने का, वो रिकॉर्ड तो, वो सिलसिला तो बरकरार है सुमित जी। वहां तक तो पहुंच ही गया और अब पहुंच ही गया है तो आप अपनी कॉस्ट के आसपास का स्टॉप लॉस कर लें, वो होगा आपका 134 रुपए के आसपास का। 160 के अगले टारगेट के लिए आप कर सकते हैं होल्ड। तो सैटेलाइट जैसा यथा तथा गुण, जैसा नाम है वैसा ही सैटेलाइट का काम भी है। बिल्कुल। और 5.5 रुपए पर शेयर का इन्होंने डिविडेंड भी डिक्लेयर करा है, तो एक और खबर भी है जिस दम पर हम स्टॉक में थोड़ा एक्शन आज भी देख रहे हैं। अशोक लेलैंड के बारे में थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, 20% नीचे था, अब 25% नीचे हो गया है। इंडिया बुल्स हाउसिंग, राकेश जी, 100 के नीचे चला गया है, बल्कि अब एक बड़ा ब्रेकडाउन आ रहा है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में। जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं स्टॉक और नीचे जाता जा रहा है, 26% नीचे है इस समय। 26% सर, लाइफ लो। और जैसे जैसे बात कर रहे हैं सर और गिरावट आ रही है इसमें। जी राकेश जी बताइए। देखिए दीपांशु, ये अपने सारे लेवल्स तोड़ चुका है, ये अपने सारे लेवल्स तोड़ चुका है। जिस तरीके से ऊपर में खुला नीला आकाश होता है, ऐसे नीचे में जो गहरा पताल होता है ना, वहां पे ये लेवल्स आ चुके हैं। और जिस तरीके का पैटर्न है, ये स्टॉक इरिस्पेक्टिव ऑफ निफ्टी आधा हो जाएगा यहां से इजीली। तो काफी खराब पैटर्न है और आपने राइट लेवल्स पर इसको हाईलाइट करा है। नेकलाइन अभी कुछ देर पहले ही टूटी है, तो जिनके पास भी डिलीवरी है यहां से निकलना चाहिए। स्टोरी ओवर इन इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। दूसरे अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं जो कि यहां से डबल होने का, दूसरे स्टॉक्स कई ऐसे हैं जो यहां से आने वाले समय में डबल होंगे, बट इंडिया बुल हाउसिंग सारे लेवल्स तोड़ चुका है, आधा हो जाएगा यहां से ये स्टॉक। आधा हो जाएगा, वैसे भी 1000 से 100 का तो हो ही गया है राकेश जी, अब और कितना गिरेगा उस पर नजर डालनी पड़ेगी। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस काफी तेज गिरावट आ रही है। एस्टर डीएम हेल्थ केयर लोअर सर्किट पर है, 20% गिरावट आ चुकी है यहाँ पर। मैं थोड़ी देर पहले नारायण हृदयालय देख रहा था, वहां पर थोड़ी अच्छी गेन्स आ रही थी। अपोलो हॉस्पिटल्स थोड़े नीचे, जो हेल्थ केयर हॉस्पिटैलिटी स्टॉक्स हैं, हॉस्पिटल स्टॉक सॉरी नॉट हॉस्पिटैलिटी, वहां पर काफी डाइवर्जेंट मूव्स आज आपको ट्रेड में देखने को मिल रही हैं। पर श्रीकांत जी, अपोलो हॉस्पिटल्स पे कोई राय? 1180, 8% नीचे। देखिए यहाँ पे ना अपोलो हॉस्पिटल में काफ़ी बड़ा एक सेल ऑफ देखने मिला है और ये सेल ऑफ इतना सीवियर था कि उसमें काफ़ी बड़े वॉल्यूम्स भी हुए। तो मुझे लगता है जो भी बाउंस बैक आएगा तो फर्स्ट उस बाउंस बैक में एक तो सेलिंग बनेगी और जितने भी लोग शायद अटके हैं इसमें
वो और एग्जिट करने की इसमें सोचेंगे। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि जो आज के हाईज है वो उसने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को हिट कर लिया है, और करंट लेवल से मुझे लगता है कि एक बार वापस अगर कोई भी लॉन्ग पोजीशन अगर हो तो उसे एग्जिट कर ले, कम कर ले, क्योंकि ये स्टॉक वापस अपने लोज के करीब जा सकता है। तो 1180 1190 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है, बट करंट लेवल से इसे रिड्यूस कर ले, शायद वापस 1130-35 के लेवल्स को ये छू सकता है। ओके, ये है हॉस्पिटल स्टॉक्स पर। इस पर आशीष जी आपकी भी राय जानना चाहेंगे। दो क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर। एक तो जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा, हालांकि शायद उस पर अब प्राइस कैप आ सकता है। और दूसरा, अब जिस तरह से प्राइवेट लैब्स को कोरोना टेस्टिंग की मंजूरी दी जा रही है, पर वहां पर भी शायद प्राइस कैप आ सकते हैं। तो डायग्नोस्टिक स्पेस और हॉस्पिटल स्पेस पर क्या अप्रोच रहनी चाहिए? जी, जहाँ तक हॉस्पिटल का सवाल है, मेरा मानना है चूंकि काफी सारा जो लोग हैं वो इंडोर रहने वाले हैं, तो ये भी चूंकि कंजम्पशन और हेल्थ केयर का पार्ट है, तो ये माना जा रहा है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है अगले आने वाले कुछ समय में स्लो डाउन होगी वहां पर, नंबर 1। तो इसलिए अपोलो हॉस्पिटल और जो दूसरे सेक्टर हैं, जो दूसरे स्टॉक हैं इसके पीयर सेट, वहां पे हमें फॉल देखने को मिल रहा है। और जहां तक कोरोना वायरस की टेस्टिंग का सवाल है, मेरा मानना है कि यदि प्राइवेट लैब्स में भले ही प्राइसिंग कैप के साथ में आए तो भी कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉल्यूम बिल्टअप होगा, ऐसा मेरा मानना नहीं है। मेरा मानना हमेशा ये रहेगा कि जो प्रिकॉशनरी बेसिस पे लोग जो मेडिकल टेस्ट कराते रहते हैं, वो जो उनका बिजनेस है वो हमेशा चलता रहेगा। तो कोरोना को लेकर जो आई हुई तेजी हमने देखा एक शॉर्ट लिव्ड ही रही, और मैं इसको एज अ बिजनेस सेंस बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं मानता। दोनों सेक्टर पे अभी टाइमिंग के लिए मेरी नेगेटिव ओपिनियन है। ओके, दोनों सेक्टर्स पर अभी नेगेटिव ओपिनियन है। पर बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र गृह मंत्री का बयान। अगर आप होम क्वारंटाइन फॉलो नहीं करेंगे, बाहर निकलेंगे, बाहर पाए जाएंगे, तो आपके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी, यानी कि आपके खिलाफ अब पुलिस केस होगा। और ये बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम रोज़ ही देख रहे हैं कि कई केसेस सामने आ रहे हैं जहां पर लोग होम क्वारंटाइन फॉलो नहीं कर रहे हैं, बाहर पाए गए हैं। आज बोरीवली में भी एक ऐसा मामला मिला था, बोरीवली स्टेशन पर एक युवक को पकड़ा गया। कल पालघर स्टेशन पर 4 लोगों को पकड़ा गया जिन्हें आदेश दिए गए थे होम क्वारंटाइन के, पर उन्होंने उसे ब्रेक करा। तो ये तो बहुत ज़रूरी स्टेप है जो महाराष्ट्र सरकार ले रही है। ये बहुत सीरियस भी है, जिन्हें होम क्वारंटाइन का बोला गया है कि भाई अगर आपको घर में ही रहना है, और अगर ये जिस तरह से घूम रहे हैं ना लापरवाही से, ये फैलाएंगे। बिल्कुल, सबसे बड़ी समस्या ये है। मतलब इन्हें तो आप एक तरह से वो मान लीजिए कि भाई ये तो जो कहाँ का कानून बताएं जहाँ पर इन्हें अटेम्प्ट टू मर्डर का दोषी माना जाता है, शायद टर्की की शायद बात कर रहे थे। कि मगर आप इधर उधर घूमते हुए पाए गए, आपको बोला गया घर में रहो, हॉस्पिटल में रहो, तो आप अटेम्प्ट टू मर्डर है सीधा, कि मतलब आप इसका मतलब गलत कर रहे हैं। तो ये अच्छा आदेश है, लेकिन इस आदेश के साथ ये इस बात की सीरियसनेस भी दिखा रहा है कि कम्युनिटी स्प्रेडिंग का खतरा है। तो ये महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने पुलिस को आदेश दिया है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपको कोरोना से रिलेटेड कोई भी खबर, लोकल हो या इंटरनेशनल, लोकल से मतलब लोकल हो, नेशनल हो, लोकल मतलब मुंबई महाराष्ट्र की हो, नेशनल हो आपकी पूरे हिंदुस्तान की या फिर पूरे वर्ल्ड की, आपको सबसे पहले सारी खबरें काम की यहीं मिलेगी। खबरें भी मिलेंगी, खबरों का साथ में जो इम्पैक्ट है अगर वो भी आपको यहीं मिल जाएगा। तो आपको बिल्कुल कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इधर उधर खबर देखूं और फिर सोचूं कि क्या खबर आ रही है। जो भी खबर कोरोना से रिलेटेड होगी वो सबसे पहले आपको मिल जाएगी। देखिए, ये खबर भी आपको सबसे पहले मिल चुकी है कि महाराष्ट्र में गृह मंत्री ने पुलिस को ये आदेश दिया है कि जो लोग आदेश न माने पुलिस का, डॉक्टर्स का, कि आपको घर में रहना है, उन पर FIR होगी। सिंपल, बिल्कुल बहुत जरूरी। हाँ, बहुत जरूरी है ये। और इसके साथ ही ये बताता है इस मामले की सीरियसनेस भी। इसका मतलब ये है कि लोग समझ नहीं रहे, इधर उधर घूम रहे, फैल रहे हैं। अभी आपने बताया ना 3-4 मामले। एक तो कल पालघर में 4 लोग पकड़े गए। 4 लोग सर, उन्हें वो फ्लाइट से आए थे, उन्हें होम क्वारंटीन बोला और वो फिर ट्रेन से बाहर जा रहे थे। लोगों ने स्टैंप देखा इसलिए रोक दिया उन्हें। आज सुबह बोरीवली में एक युवक पकड़ा गया, सेम चीज कर रहे थे। मैं बोलता हूँ सर, हाथ पे नहीं लगाना चाहिए, सर पे, यहाँ पे लगाना चाहिए उन्हें। जो स्टैंप है ना, एकदम हमारे ये ललाट माथे पर, और वो जैसे हाथ पे भी मत लगाओ। वो वोटिंग वाली इंक होती है ना, वैसा कुछ होना चाहिए कि वो मिटे ही नहीं। मत मिटे तो क्या फर्क पड़ता है यार, आपकी उससे क्या फर्क पड़ेगा अगर 15 दिन बाद उतरेगा तो? बाकी लोगों की जान तो बचेगी, फैलेगा तो नहीं। आप कितना बड़ा नुकसान कर सकते हैं ये सोचने की जरूरत है जी।
तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत 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 बड़ी चेतावनी है सरकार की तरफ से, जिसे सबको सीरियस लेना चाहिए। बिल्कुल सर। और क्योंकि हम कोरोना वायरस की डेवलपमेंट्स की बात कर रहे हैं, स्पाइसजेट की भी एक बयान आ रहा है, हमारे संवाददाता समीर ने अभी थोड़ी देर पहले भेजा है। अपने सारे या ज़्यादातर इंटरनेशनल ऑपरेशन स्पाइसजेट बंद कर रहा है, बस कुछ चुनिंदा इंटरनेशनल फ्लाइट्स इनकी जारी रहेंगी। 21 मार्च से 30 अप्रैल तक, तो लगभग 45 दिन तक इंटरनेशनल ऑपरेशन स्पाइसजेट अपने बंद कर रहा है। ये बड़ी खबर आ रही है। स्पाइसजेट स्पोक्सपर्सन ने कहा है कि काफ़ी सारे जो रूट्स हैं वो बंद किए जाएंगे, सिर्फ कुछ रूट्स खुले रहेंगे उनके, पर बाकी रूट्स को बंद किया जाएगा। ये स्पाइसजेट का बयान है। स्टॉक 10% नीचे है, लोअर सर्किट लगा हुआ है। एक और स्टॉक जो फोकस में आ रहा है राकेश जी कुणाल जी की तरफ से चार्ट कॉर्नर के लिए। बताइए सर। दीपांशु, बिकवाली की राय है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर। कल इसमें बड़ा एक उछाल देखने को मिला था और ये अब जो स्टॉक है कल के लोस के नीचे निकल गया है। ट्रेडिंग के नजरिए से एक परफेक्ट कैंडिडेट है बिकवाली का। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, कल जो मोमेंटम बनता हुआ अंतिम क्षणों में हमने देखा था, उसके बाद एक बड़ा स्पाइक यहां पर लगा और आज आप देखते हैं कि स्टॉक वापस से नीचे आता हुआ दिख रहा है। इसने अभी अभी 65 के स्तरों को पार किया है नीचे की ओर और एक बेरिश फ्लैग पैटर्न बना है। यहां पर कल बहुत से लोग ट्रैप हुए हैं और उसके चलते हमें लगता है कि स्टॉक पे आपको काफी नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। यहां पर 66 रुपीज पर 66 रुपए पर एक स्टॉप लॉस रख लें और नीचे पहला टारगेट 59 रुपीज का, दूसरा टारगेट 57 का होगा। तो 59 और 57 के लिए बेचना है, 66 का स्टॉप लॉस रखें। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर बिकवाली किराए। ओके, ये कभी कभी आपको ऐसे स्टॉक्स में दया नहीं आती है कुणाल जी, राकेश जी, कि अब 64 में क्या बेचूं, ये तो इतना गिर गया, ऐसा कभी फील नहीं आती आपको? अनिल जी, जब से हमने येस बैंक और आइडिया सेल्यूलर को देखा है, रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर को देखा है, अनिल जी, दया खत्म हो गई, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे स्तर देख लिए हैं कि अब लगता है कि कुछ भी संभव है। अनिल जी, सुजलॉन सुजलॉन अनिल जी, बिल्कुल जाने दिए सर, नाम तो कई है। हाँ, जितना कम कहें उतना अच्छा है, वैसा हाल है। माय गॉड। ओके, और इस बीच 30% लुढ़कता हुआ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का शेयर, अशोक लेलैंड 22% नीचे, इंफ्राटेल 15% नीचे। ये है आपके लिए इस वक्त बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई, हमारे वाले सुमित जी जो बैठे हैं यही देंगे, इनके लिए बिगुल बजा दीजिए, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई। जी सर, बताएं। देखिए, अभी भी आपने स्टॉक का नाम लिया इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। ये स्टॉक इतना नीचे है तो मैंने सोचा इसमें ही ऑप्शन निकाल लेते हैं। तो इसमें पुट लेना है, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई में इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का पुट लेने का सलाह रहेगा। 100 रुपए वाला स्टॉक के अंदर गिरावट है, स्टॉक यहां से एक अच्छा खासा फॉल दिखाएगा और बिल्कुल आप लोग जो बोल रहे हैं मैं उसके साथ एकदम सहमत हूं कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में यहां से एक अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो 100 रुपए वाला पुट अभी चल रहा है 24 रुपए, 25 रुपए, शायद अभी 26 रुपए हो गया है। तो अभी सीएमपी पे इसको ले सकते हैं। 10 रुपया या 11 रुपया नीचे का इसमें स्टॉप लॉस लगाए। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में यहां से नीचे में 8 से 10 रुपए का गिरावट आ सकता है। ऐसा होने पे ये 100 रुपए वाला जो पुट है, जो अभी 25-26 के आसपास है, ये ऊपर में 40 रुपए तक जा सकता है। तो इसके अंदर पुट लेने का सलाह रहेगा। 100 रुपए का पुट खरीदिए 25 रुपए में, और स्टॉप लॉस क्या लगाना है सर? 14 रुपए का और ऊपर में टारगेट 40 रुपए का। इस 100 रुपए वाला पुट तो इन द मनी हो गया ना? हाँ अनिल जी, अभी इन द मनी है क्योंकि 92 के आसपास या शायद 90 के आसपास आ गया है भाव। 88 आ गया सर। आपको नहीं लग रहा है सर कि आप टारगेट छोटा दे रहे हो अगर इंडिया बुल्स के साथ? जी बिल्कुल 88। अनिल जी 88 नहीं, 81 आ गया। 85, 81, माय गॉड, क्या हो रहा है ये? 81 है क्या? देखिए आजकल लोग। जी सर, 81 आ गया। 81, माय गॉड, गजब है। तेज गिरावट हो रही है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर। सॉरी, 81 नहीं है सर, 84 आ गया। 84 आ गया। फ्यूचर्स में 84 है आजकल लोग। ठीक है, इंडिया बुल्स हाउसिंग तेज गिरावट हो रही है। राकेश जी कुणाल जी ने भी इस पर थोड़ी देर पहले राय भी दी थी। एक और स्टॉक आपके लिए जो श्रीकांत जी की तरफ से आ रहा है BTSTT के लिए। जी सर।
तो देखिए यहाँ पे इंडिगो हम बेच के चल सकते हैं। करंट लेवल से इसके 906, 908 के लेवल्स है, ये कैश के लेवल्स है और इसे करंट लेवल से शॉर्ट किया जा सकता है। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 925 रुपए का और टारगेट्स रहेंगे यहाँ पे 880 रुपए के। मुझे लगता है कि इसने 3 दिन का जो एक कंसोलिडेशन किया था, बेरिश कंसोलिडेशन, उसका एक ब्रेकडाउन अभी बन चुका है और ये कंटिन्यूएशन में जा सकता है। तो 880 रुपए के स्टॉप लॉस 880 के टारगेट के लिए करंट लेवल से शॉर्ट किया जा सकता है। करंट लेवल से शॉर्ट किया जा सकता है। ऑटो स्टॉक सर, सबसे ज़्यादा एक्शन आज यहीं पर है। अशोक लेलैंड की हम बात कर रहे थे, महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखिए 10% नीचे है, मारुति को देखिए 11% नीचे इस समय सर मारुति दिख रहा है। वहाँ पर तेज़ बिकवाली हो रही है। शायद ये BS6 की टाइमलाइन को लेकर शायद कुछ डेवलपमेंट आ रहे हैं या फिर जो इनकी इन्वेंट्री पड़ी है जो बिकेगी नहीं, उस पर भी कंसर्न्स आ रहे हैं। अब 4800 के नीचे आ चुका है मारुति। आशीष जी, मारुति के साथ क्या करना चाहिए? लेवल्स तो वैल्यूएशन के हिसाब से तो अच्छे हैं, पर जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, BS6 ट्रांजिशन है, ऑटो स्लो डाउन है और यहाँ पे परेशानी बढ़ सकती है। बिल्कुल, इनफैक्ट सारे निगेटिव जो हो सकता था ऑटोमोबाइल पैक के लिए वो सब एक साथ मार्च में आ गया। सबसे पहले यस बैंक के कारण से जो लैंडिंग है उसमें काफी स्लो डाउन आ गया है। दूसरा, कोरोना के कारण से लोग घर से ही बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो नई गाड़ी खरीदने का तो सवाल नहीं उठता। तो और फिर BS6 की कारण से, क्योंकि 31 मार्च लास्ट डेट है, उसके बाद आप BS4 गाड़ियां बेच नहीं सकते, तो और जो डीलर के पास में इतना इन्वेंट्री जो रखा हुआ है वो कैसे ऑफलोड होगा। तो कई सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं अभी ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए। तो मेरी तो सलाह रहेगी कि अभी भी ना स्टॉक से दूर रहा जाए, वो बेटर रहेगा। राकेश जी, इस पर आपकी भी एक राय लेना चाहूंगा, क्योंकि अगर इसकी थोड़ी लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो लगभग एग्जैक्टली यही लेवल था जहां से ब्रेकआउट इस पर शुरू हुआ था। अब 4 साल के निचले स्तर पर है मारुति और उन्हीं लेवल्स पर है जहां से फिर अच्छी तेजी आई थी इस स्टॉक में। तो अगर ये लेवल्स भी ब्रेक करता है तो फिर क्या होगा मारुति का? देखिए, मारुति में लेवल्स टूट चुके हैं और लेवल्स टूटने के बाद ही दीपांशु एक गिरावट देखने को मिली है। अगर आप ध्यान दें तो निफ्टी ने अपने सितंबर अक्टूबर 2018 के लेवल्स काफी समय पहले तोड़ दिए थे, बट ऑटो स्टॉक्स के लेवल्स अब तोड़ रहे हैं। तो यही कारण है कि मारुति, अशोक लेलैंड और बाकी स्टॉक्स में करेक्शन देखने को मिल रही है। और जिस तरीके का मारुति का टेक्निकल रुझान है, सपोर्ट है नीचे में 4700 के अराउंड सपोर्ट है, बट उस सपोर्ट पर टेक्निकल पैटर्न ऐसा नहीं है कि किसी तरह की खरीदारी की जाए। यहाँ पर बिल्कुल किसी भी तरह की खरीदारी करने की ज़रूरत नहीं है। और मारुति में आप देखिए 4800 के नीचे जा रहा है ये स्टॉक। चंदन टापड़िया जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई के लिए। गुड आफ्टरनून चंदन जी, बताइए क्या रहेगी पहली स्ट्रैटेजी? जी नमस्कार। देखिए, बाजार का जो सेटअप है वो लगातार नेगेटिव है और बाजार में बाउंस है वो बिकवाली में तब्दील हो रहे हैं। हमने अच्छे खासे बाउंस आज देखे थे, बट वो बाउंस होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ बाजार में चिंता का विषय बना हुआ है और जब तक कोई इमीडिएट हर्डल को पार करके निफ्टी होल्ड नहीं कर पा रहा है, तब तक बाजार में चिंता का विषय बना हुआ रहेगा। बट उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक ट्रेड बाय की तरफ ढूंढा है, एक ट्रेड सेल की तरफ ढूंढा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि नीचे के लेवल से बाजार रिकवरी हुई है और अपने थोड़े से लॉसेस को इसने कम किया हुआ है। और हालांकि सेटअप नेगेटिव है, बट फिर भी ट्रेडिंग आइडियाज की तरफ हम चलते हैं। पहला ट्रेड हिंडाल्को पे रहेगा। हिंडाल्को में यहाँ पे पुट की खरीदारी की सलाह रहेगी, क्योंकि इस काउंटर में आप देखोगे लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। 3-4 दिन का जो कंसोलिडेशन है वो ब्रेकडाउन हुआ है। वीकली सेटअप, मंथली सेटअप पॉजिटिव है और इनफैक्ट सारे मेटल काउंटर में यहाँ पे बिकवाली है। और जिस हिसाब से प्राइस डिक्लाइन है, लग रहा है काउंटर 94-92 तक जाना चाहिए। इसके लिए हिंडाल्को का 95 का पुट जो 7 रुपए के आसपास चल रहा है उसको खरीदारी की सलाह रहेगी। 3 रुपए 3.5 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखिए और 14 रुपए तक ये पुट जा सकता है। और उसके अलावा जो दूसरा ट्रेड रहेगा वो एक कॉन्ट्रा ट्रेड रहेगा, जहाँ पे हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, और वो रहेगा ITC। और जिस हिसाब से ITC में आज बाइंग इंटरेस्ट है और 7-8% के लोग बने हैं, लग रहा है इस काउंटर में लगभग 166-170 तक की रिकवरी होनी चाहिए। और वीकली स्केल पर भी देखें, जो लोअर टॉप लोअर बॉटम है उसको हम थोड़ा सा होल्ड कर रहे हैं और डेली में 4 दिनों का हाई है वो सरपास कर रहा है। तो यहाँ पे अपमूव बनने चाहिए, इसलिए 165 का जो आउट ऑफ द मनी कॉल है वो हम खरीदारी की सलाह रख रहे हैं। वो कॉल भी 7 रुपए का है, 3 रुपए का स्टॉप लॉस, 14 रुपए का टारगेट। तो दोनों ही काउंटर्स में, यानी हिंडाल्को की 95 की पुट और ITC की 165 की पुट, दोनों के सेम बाय है, सेम स्टॉप लॉस है। और हमारा मानना है कि ये कॉल और पुट दोनों डबल होने चाहिए। अच्छा, दोनों सेम है। तो ये बताओ सर कि
कौन सा वाला पहले हिट होगा? पहले पुट वाला आएगा कि पहले कॉल वाला आएगा? किसका ज्यादा आएगा? दोनों एक साथ हिट हो जाएंगे सर प्रॉफिट में। क्या बात है, वाह चंदन जी। मार्केट यहीं पे भी ओपन हुआ ना, स्टैटिस्टिकल 3-4% ओपन होगा। मार्केट कुछ भी ओपन हो, हिंडाल्को कल 95 की नीचे ही ओपनिंग होगी। ओके, चलिए बढ़िया है। तो ठीक है, ये है राय आपके लिए। हिंडाल्को में पुट ऑप्शन खरीदिए, आईटीसी में कॉल ऑप्शन। बिल्कुल। ओह, और गिरा है जिनके गिर गया सर, गया। ये तो गयो गया सर, 20,000 भी गयो। ओके, 600 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी और 242 अंक नीचे निफ्टी। माय गॉड, नहीं मजा नहीं है सर। बजाज फाइनेंस में भी जो रिकवरी आई थी वापस 2600 2500 2700 पे आ गया सर। 2900 आ गया था, अब 2700 के नीचे आते हुए दिख रहा है सर। फंसना नहीं है सर, यही बात फंसना नहीं है। हरे निचान में देखते ही मुंह में पानी आ जाता है सर। देखो 8,550 8,575 आती, देखो कैसी बिकवाली है। यही होगा, अभी नहीं चलेगा, बहुत टाइम लगेगा। इतने लोग गले गले तक फंसे हैं, भाव आते हैं सब निकलने के चक्कर में। वही तो। ठीक है आशीष जी, ये ऑटो स्टॉक्स जो इतने तेजी से गिर रहे हैं, क्या कोरोना ही कहीं है चक्कर, या फिर जैसा अभी दीप कह रहे थे कि ये BS6 वाला भी मामला हो सकता है? क्या करना चाहिए इनमें? देखिए अंजी, 2-3 सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं इन स्टॉक्स में। सबसे पहले तो कोरोना कारण से, जैसे मैं कह रहा था कि लोग घर से बाहर ही नहीं जा रहे हैं, तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर खरीदने की तो बात ही नहीं आती। तो इस मंथ के जो सेल्स के फिगर है उसमें आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने को आने वाला है। दूसरा, इस मंथ, ये लास्ट मंथ है BS4 इन्वेंट्री बेचने का, इसके बाद वो BS4 रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो यदि वो डेट आगे नहीं बढ़ती तो इतना सारा डेड इन्वेंट्री जो डीलर के एंड पे है वो इकट्ठा हो जाएगा। और तीसरा, चूंकि जो बहुत सारे इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स हैं, तो बहुत सारे लोग जिनके गाड़ियों के डिसीजन पेंडिंग है वो अब कोई गाड़ी लेंगे नहीं 31 मार्च से पहले, क्योंकि पहले तो ये था कि डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है, तो वो कुछ अब लोगों के माइंड में नहीं है। तो इनफैक्ट सेल्स में बहुत बड़ा डेंट लगने वाला है इस मंथ में। तो इसी के चलते आप देखेंगे कि सारे ऑटो स्टॉक्स में गिरावट है। तो मेरा मानना तो ये रहेगा, गिरावट अभी कम से कम 5-7 दिन और जारी रहेगी। किसी भी ऑटो स्टॉक को बाय ना करने की सलाह है। बिल्कुल, ऑटो स्टॉक से दूर रहने की सलाह है। बस 2 ही मिनट में अनिल जी से 3-20 की स्ट्रैटेजी भी जान लेंगे। उससे पहले अनिल जी, आपका एक फेवरेट स्टॉक जो आप शॉर्ट कर रहे हैं अब 300 के नीचे गया है। 300 के नीचे शॉर्टिंग में फेवरेट रहा है आपका। 600 से आपने शॉर्टिंग शुरू करी थी, इस पे 550 से मैक्स यूपीएल 300 के नीचे चला गया। श्रीकांत जी, यूपीएल पर भी एक चार्ट चेक दे दीजिए, जिस तरह से बिकवाली का दबाव आ जा रहा है इस काउंटर में। यूपीएल वैसे लगातार वीकनेस में बहुत आगे रहा है और काफी बड़ा इरोजन हुआ है उसमें। अभी करंट लेवल से 294 के नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लेवल्स मुझे दिख रहे हैं वो तो है 260-265 के। तो 260-65 के लेवल्स तक भी ये गिर सकता है। चूंकि सेल ऑफ काफी हो चुका है मार्केट में और स्टॉक में भी, तो जो इमीडिएट सपोर्ट्स अगर मैं रिट्रेसमेंट्स के बेसिस पे देखता हूं तो शायद 275 पे अटके, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि 250 के लेवल्स आने वाले कुछ हफ्तों में या महीनों में देखने मिलेंगे। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है इसे शॉर्ट करके चल सकते हैं। और अभी जो स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा वो रखना पड़ेगा एनीथिंग अबाउट 300। तो 300 के थोड़ा ऊपर 302-303 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसे शॉर्ट कर दे और ये वापस लोअर लेवल्स छू सकता है। ओके, यूपीएल आ गया सर। आपने तो 150 से ही बोला था और उस समय स्ट्रांग था स्टॉक। यस, ईच एंड एवरी बायर इज सेटिस्फाइड। ओके, तैयार है एक और बायर या सेलर, मोस्टली सेलर ही होगा। BTS डबल टी सुमित जी का। सुमित जी ने कुछ भी छोड़ा नहीं, सैटेलाइट छोड़ डाले, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई कर डाली और लीजिए अब यही बचा है BTS डबल टी। ये भी काम कंप्लीट, कोई अधूरा छोड़ते नहीं। बजाइए बिल्कुल। क्यों भाई, मैंने थोड़ी बोला था इतना जोर से बजाना। सुमित जी को देख के अपने आप बिगुल की आवाज तेज हो जाती है। सुमित जी बताइए सर। अनिल जी, जैसे आप बोलते हैं ना कि ऑल बायर सेटिस्फाइड, वैसे क्या है कि सब तरह के प्लेयर्स मार्केट में हैं। ऑप्शन वाले भी है, कैश वाले भी है, फ्यूचर्स वाले भी है, और जी बिजनेस चैनल पे बैठे हैं और इतनी बढ़िया टीआरपी है और इतना बढ़िया इसका प्रेजेंस है, तो सारा फर्ज निभाना जरूरी है और सबको सेटिस्फाई करना जरूरी है। जी जी, बताइए तो अभी क्या कॉल है? BTS
तो अनिल जी अभी सेल साइड का कॉल है अनिल जी। विप्रो को हम 250 रुपए के लेवल से बेच रहे हैं आपके साथ यहाँ चैनल पे, हर लेवल पे हमने इसको सेल का सलाह दिया है। विप्रो अभी भी हमको वीक लग रहा है। विप्रो 162 का भाव है अभी स्पॉट लेवल्स के हिसाब से। यहां से स्ट्रक्चर इसका वीक है और नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में। जब तक कोई कन्विंसिंग मूव नहीं आता तब तक लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनाना है, सेल करके काम करें। 150 रुपए तक के स्तर विप्रो में देखने को मिल सकते हैं। ऊपर में 168 का स्टॉप लॉस लगा के इसको यहां पे सेल करें। 155 शायद हो सकता है कि इंट्राडे में देखने को मिले। उसके बाद 155 रुपए से लेके 145 रुपए तक के लेवल विप्रो में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो जब तक कोई रिवर्सल नहीं आता तब तक इसके अंदर सेल साइड का व्यू लेके चलना है। 168 का स्टॉप लॉस। ओके और मुझे अच्छे से याद है कि इस स्टॉक में सबसे पहले सुमित जी ने जब 240 में बेचने का मैं बोला ये सुमित जी ये क्या कर रहे हैं, विप्रो बेच रहे हैं और कोई, लेकिन वही वाली बात है कि पहले बेचने का मजा लगी है। बिल्कुल। वैसे आज सुबह एक और सेल कॉल आया था सर इस पे, मैंने दिया था फास्ट मनी में। अरे अच्छा, अरे हाँ फास्ट मनी आज तो आपका था। आज मेरा था। अच्छा वाह क्या बात है। विप्रो टेक महिंद्रा दोनों पे दिया था। हाँ। जिस तरह से यूरोप और यूएस में परेशानी बढ़ रही है, फंडामेंटली भी इनके बिजनेस पर अफेक्ट पड़ने वाला है सर। और आज HCL टेक के नोएडा ऑफिस में एक एम्प्लॉय को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। HCL टेक के नोएडा ऑफिस में। अच्छा इसलिए आज सुबह सुबह HCL टेक जोर से गिरा था खुलते। माय गुडनेस। अच्छा रेलवे ने टिकट पर मिलने वाली छूट हटाई, ये क्या है? सीनियर सिटीजन को, अच्छा मतलब जाओ मत आप, ये काम ठीक किया वैसे, बढ़िया किया लेकिन ठीक क्या है एक्चुअली इमरजेंसी में हो तो परेशानी है, बट जिनको अभी तो वैसे भी कौन समझदार आदमी तो कोई ट्रैवल करता नहीं है, जिसकी मजबूरी है इमरजेंसी वही जा रहा है। एनीवे ठीक है, रेलवे के जो ठीक लगा वो डिसीजन लिया, आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, पर सर आखिरी कुछ मिनट बाकी है, स्ट्रैटेजी ले लें, बिगुल पे जाते हैं। डाउ फ्यूचर्स जब हमने लास्ट चेक किया था वहां से थोड़ी बिकवाली हो गई है, अब 200 अंक नीचे हैं डाउ फ्यूचर्स। और नैस्डैक फ्यूचर्स लास्ट टाइम हमने बात करी थी 0.5% ऊपर था, अब आप देख लीजिए पूरा नेगेटिव हो गया है। यूरोप के बाजार यूके पॉजिटिव था, अब नेगेटिव हो गया है। फ्रांस के बाजार 3% ऊपर थे, अब 2% ऊपर हैं, और जर्मनी भी अब नेगेटिव होने की तैयारी में है। तो ग्लोबल बाजारों में भी बिकवाली हो रही है ऊपरी स्तरों पर सर। देखिए पहली चीज़ तो ये कि आज जो आपको बोला था कि निचले स्तरों से 7 से 10% की रिकवरी आएगी, तो पहला काम तो हमारा हो गया कंप्लीट। 7% की रिकवरी आ गई एग्जैक्ट जी, ठीक है, जॉब डन। नीचे में नहीं बेचना है, बिल्कुल वो हमने क्लियर बता दिया। ऊपर में फंसना नहीं है, ये भी बता दिया। हरे निशान में आते ही मुंह में पानी आना चाहिए कि मुझे बेच के निकलना। तो ये दोनों नियम जिसने पालन किया कि नीचे में फंसना नहीं है और ऊपर में फंसना नहीं है और नीचे में बेचना नहीं है, दोनों के लिए ठीक रहा। अब रहा सवाल कल का, डाउ फ्यूचर्स जब 200-250 पॉइंट की ऊपर और जिस तरह की वॉलेटिलिटी दिखा रहे हो तो मेरे लिए अंदाजा लगाना मुश्किल है कि आज अमेरिका में होगा क्या। और ट्रेंड के हिसाब से देखें तो बहुत 2 दिन गिरने के बाद ये एक बार उछाल तो मार देता है। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर कट है कि कंफर्ट नहीं है, डाउ बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। दूसरी चीज़ है कि आज प्रधानमंत्री जी भाषण देंगे। वैसे प्रधानमंत्री जी के भाषण से मुझे डर नहीं कि उसकी वजह से तेजी हो जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी पहली बात तो बहुत ज़्यादा कुछ कहेंगे, इसमें मुझे डाउट है। अगर समझे कुछ उन्होंने पैकेज का ऐलान कर भी दिया तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्या है कि जितने भी पैकेज, जितने भी उपाय अब तक सारे सेंट्रल गवर्नमेंट, सारे गवर्नमेंट्स या सेंट्रल बैंक्स ने किए, उसका किसी का कोई असर तो है नहीं। तो हमारे करने से क्या हो जाएगा। लेकिन हाँ एक चीज हो सकती है, वो है कि गैप से खुल जाए। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आज खाली रहे। और आपको एक चीज और सजेस्ट करूंगा दीप, कि आज पुट भी ना लेके जाए, कुछ ना करें, आज पुट भी ना लेके जाएं। जैसे कल तो हम ये कह रहे हैं कुछ ना करें, जिसको कुछ करना ही वो पुट लेके जाएं। मैं कह रहा हूँ आज वैसे तो डेटा वेटा सब खराब है, लेकिन मुझे पुट इसलिए नहीं लेके जाएं, मुझे पुट के हिसाब से मुझे इंडिया का डर नहीं है, मुझे डाउ का डर है जी। अगर कहीं डाउ ने रिकवरी दे दी तो फिर क्या, और फिर वही है कि कोरोना वाला मामला है। तो पहली चीज वही है कि कुछ ना करें, और दूसरी चीज वही है अगर करना ही है, बस नहीं कि मैं बिना किए मानूंगा नहीं, करना ही है तो फिर तो पुटी लेना है, पुटी लेना है। अगर लेना है तो पुटी, लॉन्ग तो करके जाना ही नहीं है ना। पर रिस्की हो सकता है, रिस्की है, इन लेवल पे थोड़ा रिस्की है। ठीक है, कोई अहम लेवल जो ट्रैक करने चाहिए सर, या इस समय उसकी वैल्यू नहीं है? वही 7,800 नीचे, जो आज 8,800 आज का लो जो है, वही है। ठीक है, और उस हिसाब से है बस, और तो क्या है। ठीक है,
तो अगर ट्रेड करना ही है तो पुट लीजिए, वरना इस समय अवॉइड करिए क्योंकि बाजार में आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा दिख नहीं रही है। एक स्टॉक और जिस पर काफ़ी भारी बिकवाली हो रही है, कुणाल जी इस पर आपकी राय? इमामी, इस पर नज़र डालिए। हालांकि इन्होंने बायबैक भी अनाउंस करा है और 300 रुपये का बायबैक करने वाले हैं, पर अभी थोड़ी देर पहले देखिए तो एक वर्टिकल ब्रेकडाउन दिखा है इस चार्ट में और वहाँ से फिर एक अच्छी रिकवरी आ रही है। इस चार्ट में चल क्या रहा है? देखिए, कमजोरी चल रही है लगातार। अगर आप देखें तो 300 रुपए से ही एक तरफा गिरावट आई है आज, और पिछले 2-3 सत्रों में बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिली। निचले स्तरों से शार्प रिकवरी होते हुए दीपांशु नजर आ रही है, लेकिन इन स्तरों पर किसी तरह का ट्रेड नहीं बनता है। मुझे लगता है कि अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। एक बार बाजार सेटल हो जाए, दोबारा से तेजी बनने लगे, तब दिग्गज स्टॉक्स में सबसे पहले तेजी देखने को मिलेगी और उसके बाद आपको मिड कैप स्टॉक्स में तेजी दिखेगी। तो अभी फिलहाल इन स्तरों पर मुझे लगता है कि वेट करें, बेहतर रहेगा। बिल्कुल, इन स्तरों पर वेट करें तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि जिस तरह का बाजार का एक्शन आ रहा है सपोर्ट मिलने वाला नहीं है आपको किसी भी स्टॉक पर। बजाज फाइनेंस अब 12% नीचे है, तो लगभग जितनी भी गेंस आ गई थी ऑलमोस्ट सारी ही इस स्टॉक ने गिव अप कर दी हैं। श्री सीमेंट निफ्टी के डेब्यू वाले दिन ये स्टॉक 10% नीचे है और इस स्टॉक में आज वॉलेटिलिटी बहुत है क्योंकि 8% नीचे खुला, फिर पूरी रिकवरी हुई और अब उतनी ही गिरावट हो गई है और उसके नीचे ही बंद हो रहा है। ये तो नाइंसाफी है, जो निफ्टी में शामिल हो वो 10% गिरे, जो बाहर निकले वो 15% गिरे। मतलब दोनों ही गिरने ही है, इसका मतलब दोनों ही गिरने हैं सर। आने जाने का कोई फर्क ही निफ्टी में। जी बंसल जी। अनिल जी, जैसे अभी दीपांशु इमामी के बारे में पूछ रहे थे, अनिल जी देखिए दुर्भाग्य से इमामी तो एफएनओ के अंदर नहीं है। बड़े चार्ट्स पर अनिल जी बड़ा ब्रेकडाउन हो रहा है अशोक लीलैंड के ऊपर। अनिल जी, इरिस्पेक्टिव ऑफ निफ्टी पैटर्न काफी स्ट्रांग है, तो जिनके पास है थोड़ा सावधान रहें। और अशोक लीलैंड में एक बड़ा पेन देखने को मिलेगा। ओवर टू कुणाल जी। हालांकि 25% स्टॉक गिर चुका है आज के ट्रेडिंग सेशन में, तो इन स्तरों पर नई बिकवाली नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास भी पोजीशन है सावधान रहने की हमारी राय है। एक बहुत विशालकाय हेड एंड शोल्डर्स इसके लॉन्ग टर्म चार्ट पर बना हुआ है और ये जो पैटर्न है अनिल जी, अगर आपको याद होगा, आपको तो खैर याद होना लगभग तय है कि बैंक निफ्टी पर एक बार हेड एंड शोल्डर बना था जब बैंक निफ्टी 30,000 के आसपास चल रहा था। वहां से आप देखिए कितना बड़ा फॉल बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। उसी साइज का एक हेड एंड शोल्डर अशोक लेलैंड में भी बनता हुआ दिख रहा है। बहुत नीचे के लेवल्स इसमें संभव है। बिल्कुल, बहुत नीचे के लेवल्स इसमें भी संभव हैं, तो अशोक लेलैंड से ध्यान से रहें। हालांकि 25% गिरा है आज के सत्र में ये स्टॉक, पर और गिरावट इसमें संभव है, ये आपके लिए एक्सपर्ट्स की वार्निंग आ रही है। आईटीसी आज का स्टार रहा है, 6.5% की तेजी इस स्टॉक में देखी, लगभग 7% की तेजी, बल्कि भारतीय एयरटेल अच्छा बाउंस बैक आया है। एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस दोनों ने मार्केट्स को सहारा दिया। एचडीएफसी बैंक 4-5% की गिरावट के साथ अच्छी रिकवरी आई इस स्टॉक में। कोटक बैंक यहाँ पर भी जब मार्केट शुरू हुआ था तो 12% तक की गिरावट हुई थी, वहां से भी अच्छी रिकवरी आई। और बजाज ऑटो जो शो के स्टार्टिंग में 6.5% ऊपर था, सारी गेंस इसने दे दी हैं और एकदम सपाट क्लोज हो रहा है। तो काफी वॉलेटाइल आज सेशन रहा है और सारे स्टॉक मूवमेंट भी आपको यही आ रहे हैं। सबसे बड़ा लूजर लाइफ लो भारतीय इंफ्राटेल, साथ ही कोल इंडिया, ये भी लाइफ लो पर बंद होता हुआ दिख रहा है। और श्री सीमेंट निफ्टी के एंट्री वाले दिन 12% और बजाज फाइनेंस भी सर 10% के कट के साथ आज बंद होता हुआ दिख रहा है, तो काफी बिकवाली वहां पर आई है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इस पर जरूर नजर रखिएगा, 35% की गिरावट के साथ लाइफ लो पर यह स्टॉक भी आपको बंद होता हुआ दिख रहा है। जस्ट डायल 15% की गिरावट, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट 13% गिरावट। एमएलएम भी जस्ट डायल 12% ऊपर था, तो मैं वही पूछ रहा था कि इसको कब बेचना है, ये भी की गया। एक और स्टॉक के लिए भी सर आप पूछ सकते थे, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 11% नीचे 615। तो मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता ये देख के, भले ही ठीक है हमने किसी भी भाव में बेचने की राय दी, लेकिन आज पता नहीं है एक्चुअली ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टाइम मूड खराब हो गया सच। ओपनिंग भी जैसी हुई ना, ठीक है आप बोल रहे हैं कि नहीं लेना है, नहीं फंसना है, लेकिन ठीक है अभी ऐसे मार्केट में मजा नहीं आता, कुछ करने को है ही नहीं सर। हाँ, बहुत तकलीफ होती है भाव देख के, जितनी थोड़ी सी जो भी रिकवरी आती है वो। अरे आशीष जी बंद कर दे क्या बाजार थोड़े दिन? हाँ आशीष जी, अच्छा पहले आशीष जी से पूछे बंद करें या नहीं करें, उससे पहले हमारी मुहिम आशीष जी को सुना दें। आशीष जी आप भी सुनिए और श्रीकांत जी आप भी सुनिएगा। श्रीकांत, बाकी चारों लोग तो हमारे सुन चुके हैं सुबह। आइए, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स क्या मान रहे हैं, और आज ये 4 इंटरव्यू जो मैं आपको सुना रहा हूँ, इंटरव्यू तो क्या है, छोटी छोटी सी बाइट्स है, जो हमने मुहिम शुरू की कि बंद करो बाजार। कल इंडिया में टॉप ट्रेंडिंग हो रहा था नंबर 2 पर। बिल्कुल, जान बचाएं पैसे बचाएं, पैसे बचे ना बचे जान जरूर बचाएं। मार्केट में काम करने वाले भी इंसान हैं, रेगुलेटर्स एक्सचेंजेस के यहाँ काम करने वाले भी इंसान हैं, अच्छा, और बिजनेस जर्नलिस्ट भी इंसान है। ओके, लेकिन जान बचाने के लिए हमारी ये मुहिम है।
पैसे तो बचेंगे नहीं बचेंगे सेकेंडरी है। तो आइए आज बाजार के दिग्गजों ने क्या कुछ कहा आपको बाजार बंद करने के बारे में। मुझे तो लगता है आप ही एक अकेले जो निकले हैं ये मुहिम लेकर कि मार्केट बंद करो। इमीडिएट मार्केट बंद करना चाहिए। जो डीलर बैठ के सौदा मार रहा है, जो आरएमएस फोन करके सौदा काट रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं है। अनिल जी, आप लोगों को बुलाइए और इस आवाज को और पहुंचाइए गवर्नमेंट की तरफ की, भाई अगर एसेंशियल समझना है तो एसेंशियल की तरह ट्रीट करो, नहीं समझना है तो बंद करो इसको। सब बिकवाली एक तरफा मार्केट हो गया, सबको बेचना ही है। और इस माहौल में चाहिए कि कुछ दृढ़ कदम उठाए जाएं रेगुलेटर की तरफ से, क्योंकि ये तो नहीं तो किस तरफ जाएगा, ये तो 10 दिनों में मार्केट जीरो पे आ जाएगा क्या? मेरे ख्याल से थोड़े दिन के लिए बंद करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो नए सिरे से बाजार शुरू होंगे तो वहाँ पे फिर सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। जहान है तो जहान है। सो हैट्स ऑफ टू द पार्टिसिपेंट एंड थम्स डाउन टू द गवर्नमेंट। बताइए आशीष जी, अब क्या विचार है आपका? देखिए, मैं भी आपके जो दिग्गज एक्सपर्ट्स जिन्होंने ओपिनियन दिया उनकी बात से सहमति रखता हूं, क्योंकि उसके पीछे कुछ फंडामेंटल रीजन भी है। सबसे पहले तो जब ऐसा एक्सेप्शनल टाइम आता है तो एक फेयर वैल्यूएशन जो कंपनीज का रहता है वो होना बंद हो जाता है, क्योंकि बायर धीरे धीरे कम हो जाते हैं और सेलर चूंकि काफी क्वांटिटी में रहते हैं तो इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। दूसरी बात यह है कि अब एक ये फोर्स मेजर जैसी कंडीशन है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट चूंकि बिल्कुल एक एक्सेप्शनल चीजें आ गई हैं तो ना बायर सेलर का जो एग्रीमेंट है वो ही प्रॉब्लम में आ गया है। तो मेरा सलाह भी ये रहेगी कि जब तक ये एक्सेप्शनल सिनेरियो चल रहा है, कुछ दिन 5-7 दिन यदि मार्केट बंद भी रह जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इससे जो इरिवर्सिबल जो वेल्थ इरोजन हो गया उस वेल्थ को दोबारा क्रिएट करने में बहुत समय लग जाता है। तो वो जो देश की इकोनॉमी के लिए, हम लोगों के पोर्टफोलियो के लिए, किसी के लिए भी एक अच्छी बात नहीं है। एकदम सही है, बिल्कुल ठीक बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इरिवर्सिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ वेल्थ, क्योंकि ये जो स्टॉप प्रोसेस ट्रिगर होकर जो एफएनओ के लॉस हो जाते हैं ना, वो वापस आपके रिकवर नहीं होते। बिल्कुल, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात तो कि जब कोरोना का सॉल्यूशन ही यही कि आप सब कुछ बंद करो। अगर सरकार ट्रेन बंद कर रही है, ट्रेन कम करिए, सरकारी कर्मचारियों को कह रहे हैं कि आप काम कम कर लिए, एक दिन आइए एक दिन मत आइए, दुकानें एक दिन खोलनी एक दिन बंद करनी है। अभी मेरे पास एक ट्वीट आया हमारे दर्शक का, वो ये कह रहे थे कि पंजाब में निजी और रोडवेज बसेस सब बंद हो गई हैं। अरे हाँ, मतलब अब इस तरह की खबरें। तो जब आपको पता है कि इसका सॉल्यूशन ही मूवमेंट है तो फिर क्यों सेंसेक्स निफ्टी का मूवमेंट भी बंद करो। 3:30 बजे के बाद कितनी शांति होती है सेंसेक्स निफ्टी में। राहत रहती है सर अगले दिन मॉर्निंग तक। सबसे ज्यादा स्टेबल उसी वक्त रहते हैं मार्केट, 3:30 के बाद ही स्टेबल होते हैं। श्रीकांत जी, आपका क्या इरादा है, पर्सनल ओपिनियन, आप क्या कहना चाहेंगे? अनिल जी, देखिए, मुझे लगता है कि डेफिनेटली मार्केट्स बंद करने चाहिए थे। इनफैक्ट काफी पहले बंद कर लेने चाहिए थे, क्योंकि जो फॉल हुआ था वो काफी सीवियर फॉल हुआ है। बट साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ अकेले इंडियन मार्केट्स बंद करेंगे तो इसमें पैनिक हो सकता है। इट इज बेटर कि अगर वर्ल्ड में जो ग्लोबल मार्केट्स है, जो बड़े मार्केट्स है, अगर बंद होते हैं, जैसे कि शायद ऐसा बात हो रहा है कि नेक्स्ट वीक में यूएस शायद लॉकडाउन में जा सकता है, अगर ये चीजें हैं और अगर उस केस में अगर ये बातें अगर आती है तो मुझे लगता है कि उस वक्त काफी एक सेंसिबल मूव बनेगी और उस वक्त अगर मार्केट अगर बंद किया जाए तो वो काफी फायदेमंद रहेगा। अगर ऐसे ही अगर मार्केट बंद कर दे और शायद अगर ये जो प्रॉब्लम है, जो अनप्रेडिक्टेबल है, जो पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, अगर इसकी सीवियरिटी अगर और बढ़ गई तो फिर उस पर्टिकुलर बंद हुए मार्केट में हमें काफी बड़ा पैनिक हो सकता है। और साथ ही साथ जैसे अभी आपने बताया, मुझे लगता है कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने और एक बात कही है कि रेगुलेटर्स को, जो इंडिया के रेगुलेटर्स हैं, उनको आगे आके काफी ठोस कदम लेने चाहिए, काफी बोल्ड स्टेप्स लेने चाहिए और वो काफी जरूरी है। मुझे लगता है कि रिस्क लेना मार्केट में जितना इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से जितने भी बोल्ड स्टेप्स हैं वो जितने जल्दी आएंगे उतना उस पर्टिकुलर मार्केट के लिए या उस पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट के लिए या स्टॉक के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। आपने आज ही देखा होगा कि आईटीसी में काफी अच्छा एक स्टेटमेंट आया
कि जितना भी इसका रिवेन्यू है उसका 60-70%, 80% वो लोग डिविडेंड के बेसिस पे देंगे। तो ये काफी अच्छा मूव था, यानी कि मार्केट गिरने के बावजूद आईटीसी अच्छा रिकवर हुआ था। वैसे अगर रेगुलेटर्स अगर कोई बड़ी स्टेप लेते हैं तो मुझे लगता है कि अपना मार्केट वाकई में बच सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है हम पहले बंद कर दे, फिर हमें देख के अमेरिका वाले भी सोचे कि हिंदुस्तान वाले सबसे ज्यादा दिमाग वाले हैं तो इनको ही फॉलो कर लिया जाए। करना भी चाहिए सर, है ना, बड़ी बात नहीं है, कर लेना चाहिए। बिल्कुल अनिल। हाँ जी जी जी। यस अनिल जी, आपका जो ट्विटर चल रहा है, आपका जो ट्रेंडिंग जो चल रहा है बात, अगर ये बात यकीनन अगर ट्विटर पे अगर है तो ट्विटर से तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड में फैलने के लिए टाइम नहीं लगता है। तो आप जैसे बोल रहे हैं वैसे अच्छी बात है। इनफैक्ट अगर हम बंद कर लेते हैं और अगर इमीडिएटली अगर वर्ल्ड मार्केट्स बंद हो जाते हैं तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। सर ट्वीट फैलना चाहिए, वायरस नहीं। तो फिर हम वो करना पड़ेगा, इसको हैशटैग बदलना पड़ेगा, बंद करो बारे शट इक्विटी मार्केट्स या शट मार्केट्स, तभी तो अमेरिका वालों को भी समझ में आएगा हम किसकी बात करें। बंद करो बाजार, उनको समझ ही नहीं आता, उनको लगता होगा बैंड करो बेजार, ऐसा क्या कैसे बाजार तो सर समझ जाएंगे। अच्छा कैसे बोलते होंगे वो, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बैंड, बंद को तो बैंड ही बोलेंगे। बैंड बैरो बाजार ऐसे ये लेकिन मेरे को एक चीज समझ, जो ट्रम्प साहब आए, सचिन तेंदुलकर नाम नहीं बोल पाए, इतना तो इजी नाम, सचिन तेंदुलकर, इतना तो इजी नाम है, क्यों नहीं बोल पाए? सबके सर उनका अटेंशन स्पैन ज्यादा देर रहता नहीं है वो। विराट कोहली और किस किस के नाम गलत बोले उन्होंने? स्वामी विवेकानंद, दिवाली को दिवाला कर दिया। धन्य हो प्रभु। क्या बात है, चलिए बहुत बढ़िया जी। हाँ, कुणाल जी की विशेष टिप्पणी आ रही। कुणाल जी जी। अनिल जी देखिए, अगर ट्रम्प साहब को आपका नाम लेना पड़ता है अनिल जी तो क्या बोलते, सोच सकते हैं आप अनिल जी? मैं सोचना भी नहीं चाहता भाई साहब, ट्रम्प साहब की परफॉर्मेंस को देखते हुए अनिल पूरा मेरा को जीरो ही कर देते थे वो। कोई बड़ी बात नहीं है, यही कुछ ऐसे ही कुछ करते हैं। अनिल, ये देखो अनिल तो बेहतर है, जीरो होने से बच गया मैं, ट्रम्प साहब के रडार पे नहीं आया। बट एनीवे, चलिए ट्रम्प साहब के रडार पर अगर आ गए अमेरिकी मार्केट तो बंद करके छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे जब इंडिया आए। जब यहाँ से मार्केट 25% ऊपर थे तब उन्हें बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे। आई एम श्योर अब तक तो वो फुली इन्वेस्टेड हो चुके हैं। सबसे मजे की बात है, अब तो ट्रम्प साहब के ट्वीट से भी बाजार ऊपर नहीं जाता। ये वक्त आ गया। और लीजिए ट्रम्प साहब, जो 65-70 के डीजल पेट्रोल कच्चे तेल में आपको जो प्रॉब्लम थी वो भी आपकी लाइफ में सोल्व होगी। 20 पे आ गया, अब तो वो भी चाहते होंगे कि बढ़े। तो एनीवे, चलिए वक्त की बात है। एनीवे लेकिन शाम को शिवजी जी नहीं, मैं जैन साहब के जयपुर में सेक्शन 144 का धारा 144 लागू हो गई। 4 जनों से ज्यादा एक साथ इकट्ठे ना हो, ये है धारा 144 जयपुर में लागू हो चुकी है। मेडिकल ट्रांसपोर्ट व स्कूल्स के आसपास नहीं इम्प्लीमेंट करेगा, पर बाकी जगहों पर कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट किया। बात सिंपल है, सीधी एक ही चीज समझिए, घर पर रहिए, कम से कम बाहर निकल रहे, ट्रेवल मत कीजिए। इसका सबका सार यही है। जो नियम कायदे कानून बनाए जा रहे हैं उसके पीछे कारण ये कि ये कम से कम आपको घूमना फिरना है। हम लोग भी कोरोना से जंग में कंधे से कंधा मिलाकर सरकार का साथ दे रहे हैं, देना भी चाहिए, जिससे कि इस वायरस को हराना आसान हो जाए। तो क्या है सरकार की तैयारियां और कोरोना को मात देने के लिए आप और हम क्या क्या कर सकते हैं, इस पर हम करेंगे आज खास बातचीत शाम 6 बजे। जरूर देखिएगा आपकी खबर, आपका फायदा। हारेगा कोरोना नहीं, हारेगा कोरोना, जीतेंगे हम। बिल्कुल ओके। ये 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी देश के नाम देंगे संदेश, मिस मत कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, देखना जरूरी। टाइम 8 बजे वाले के टाइम से घबराए ना। 8 याद ताजा, 8 नवंबर 2016, 8 बजे 8 नवंबर 2016। आज तो 19 नवंबर है। ओके, 8 नवंबर, समय सेम है, लेकिन ऐसे डरिए मत, कोई चिंता की बात नहीं। अच्छी बात कहेंगे, आपको समझाएंगे, सिखाएंगे कि किस तरह से आपको रहना है सावधान कोरोना के मामले में। और जो कुछ अगर अच्छा कहेंगे तो फिर कहने क्या। ये है आज का शाम का खास आयोजन, बाकी तो सब खबरें वगैरह ही हैं। शुक्रिया आपका कुणाल जी, राकेश जी, श्रीकांत जी, सुमित जी, आपका भी धन्यवाद। और आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये है आपके लिए आज का पूरा एक्शन।